नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग राकेश यादव एसएससी मैथमेटिक्स बुक से नंबर सिस्टम के टाइप 4 और टाइप 5 पार्ट को इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं टाइप 4 के पहले सवाल से। आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप में टाइप 4 और टाइप 5 में जितने भी सवाल होंगे वो सारे स्टैंडर्ड लेवल के सवाल होंगे। अब जैसे जैसे आप नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको बेहतर से बेहतरीन लेवल के सवाल देखने को मिलेगा। तो पेशेंस बना के ध्यान रखना है। सवालों को सॉल्व करने में मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता हूँ, क्योंकि देखिए सवाल को सॉल्व करना और एक्सप्लेन करना दोनों में अंतर है। सवाल को अगर सॉल्व किया जाए तो सेकेंडों में हो जाता है, लेकिन जब उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा बारीकी से तो समय लगता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे सवाल को सिर्फ सॉल्व नहीं करता हूँ बल्कि एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम लोग सबसे पहले टाइप 4 को पढ़ने वाले हैं और उसके बाद टाइप 5 को भी पढ़ेंगे। ये जो सवाल होगा ये टाइप 4 का पहला सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75। सवाल में दिया गया है कि माना कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से जब घटाया जाता है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। माना कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाया जाता है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलता है। तो उस छोटी से छोटी संख्या का मान कितना होगा जिसे x से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ध्यान रखना है आपको। एक बार फिर से सवाल को समझने का प्रयास कीजिए और फिर हम सवाल को सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। कहा सवाल में कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से जब घटा दिया जाता है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त होती है। तो उस छोटी से छोटी संख्या का मान कितना होगा जिसे जब x से गुना किया जाता है तो गुणनफल के रूप में एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो उस छोटी से छोटी संख्या का मान कितना होगा। अब देखिए इस सवाल में कहीं भी हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी जा रही है, मतलब ये नहीं पूछा है कि बताइए x का मान कितना होगा। हमसे ये पूछा जा रहा है कि x में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि गुणनफल के रूप में एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल सके। मतलब x की वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आप पाओगे कि x की इनडायरेक्ट वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। डायरेक्ट रूप से x की वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से x की वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर आप सोचिए कि अगर x की वैल्यू आपको पता है कि x का मान इतना है तो वहां से आप ये आसानी से पता कर सकते हो कि x की इस वैल्यू में मैं किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करूं ताकि गुणनफल हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल जाए। जब x की वैल्यू ही आपको नहीं पता है तो आप कैसे आंसर पता कर सकते हो। मतलब आप आंसर तक पहुंचना चाहते हो तो उसके पहले आपको x की वैल्यू चाहिए। जब x की वैल्यू आपने निकाल लिया तो आंसर आप सेकंडों में निकाल सकते हो। तो देखिए x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। सवाल में बोला गया है कि माना कि x वह छोटी से छोटी संख्या है। माना कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब 10,424 में से घटाया जाता है तो माना कि x वह छोटी संख्या है जिसे जब 10,424 में से जब घटाया जाता है तो यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त होती है। मतलब कि यहाँ पर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलता है, ऐसा सवाल में बोला गया है। माना कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलता है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि x की वैल्यू क्या होगी, x का मान कम से कम कितना होगा जिससे कि इसको घटाने पर आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो सके। तो एक तरीका यह है कि आप x की वैल्यू आप कम से कम यहाँ पे रखते रह जाइए, लेकिन वो कोई मेथड नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। आपको चाहिए 10,424 के काफ़ी करीब वो संख्या चाहिए जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, है कि नहीं है, वो नंबर आपको चाहिए। तो उस नंबर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं वो देखिए। एक चीज़ बताइए, हमें पता है ये नंबर जो है वह 10,000 के आसपास वाली संख्या है। तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि 100 का जो वर्ग होता है, 100 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 10,000 यानी कि 10,000 होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन अपने पास जो नंबर है वह 10,000 से कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को जो नंबर चाहिए वो 10,000 से ज़्यादा वाली संख्या चाहिए, और 10,000 से ज़्यादा वाली जो संख्या होगी वह इससे ज़्यादा का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 के वर्ग से काम नहीं चलने वाला है। अगर मैं 101 का वर्ग निकालता हूँ तो ये होता है 10,101। काफ़ी फेमस डाटा है, ये सब आपको याद रखना है, तभी आप आंसर को सेकेंडों में निकाल पाओगे, अदरवाइज आपको लेंदी लेके जाना पड़ेगा, है कि नहीं। 101 का जो वर्ग होता है वह 10,101 होता है। अब यहाँ पर जो नंबर आपको मिला है 101 का वर्ग, ये भी नंबर इससे काफ़ी छोटा है, यानी अपने पास जो नंबर दिया गया है 10,424 वह इस नंबर से भी कहीं ज़्यादा है। तो अपने को जो नंबर चाहिए वो इस नंबर से भी ज़्यादा चाहिए और साथ ही साथ वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो आप सोचिए जरा 102 का अगर मैं वर्ग निकालता हूँ तो जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या वो इस नंबर से छोटा है। अगर इस नंबर से
काफ़ी छोटा हो जाएगा, तब उसी नंबर को यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगा, डिफरेंस माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका स्क्वायर 102 का जब आप वर्ग निकालोगे, 102 का जब आप वर्ग निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे, तो अगर ये नंबर अगर इससे ज़्यादा हो जाए, 10,424 से ज़्यादा हो जाए, तो फिर इस नंबर को हमें लेना ही नहीं है। आपको चाहिए 10,424 से काफ़ी करीब वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर अगर निकालते हो तो इसका स्क्वायर क्या होता है, तो इसका स्क्वायर जो होता है वह 10,000 कितना हो जाएगा, 10,404 हो जाएगा, 10,404 हो जाएगा। इसका स्क्वायर जो होगा वह 10,404 हो जाएगा, इसका स्क्वायर जो होगा वह 10,404 होगा। अब ये नंबर जो आपको मिला है 102 का वर्ग, क्या ये नंबर जो है वह इस नंबर से काफी करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल करीब आ रहा है, लेकिन एक बार और एक नंबर का आप स्क्वायर निकाल के देखिए। 103 का अगर आप वर्ग करते हो तो यहां पर जो नंबर आपको मिलेगा वह 10,609 मिलेगा। ये नंबर जो होगा वह 10,609 होगा, लेकिन अपने पास जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ 10,424 है। तो ये वाला जो नंबर है वह इस नंबर से ज्यादा हो जा रहा है, मतलब कि इस नंबर को आपको नहीं लेना है। इससे छोटी संख्या आपको चाहिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो इससे छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या यही है। तो ये नंबर जो है 10,404 वो 10,424 के काफी करीब है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब यही नंबर हमें चाहिए, है कि नहीं है? अब इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा x की वैल्यू होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर 424 है और यहाँ पर यहाँ पर 404 है और यहाँ पर 424 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 20 का है, और यही 20 जो होगा वो हमारा x की वैल्यू होगा। अब आपको पता चल गया है कि x की वैल्यू हमारा जो है वह 20 है। अब ध्यान दीजिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमसे सवाल में बोला गया है कि इस x में मैं किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करूं ताकि गुणनफल हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो सके। तो अगर हमसे बोला है कि छोटी से छोटी संख्या से गुना करने के लिए, तो अगर छोटी से छोटी संख्या से बोला है तो चलिए मैं सबसे पहले इसको 0 से गुना कर देता हूं। तो 20 को अगर 0 से गुना करते हो तो जो गुणनफल आपको मिलेगा वह 0 मिलेगा, और 0 जो होता है वह अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी 0 नहीं दिया गया है, ऑप्शन में कहीं पे भी 0 नहीं दिया गया है। अगर ऑप्शन में 0 होता तब तो वही हमारा उत्तर होगा, लेकिन अगर 0 नहीं दिया गया है तो 0 से बड़ी संख्या आपको यहाँ पे रखना है, और जो प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए। तो सोचिए यहाँ पर मैं क्या रखूँ ताकि उसको जब 20 से गुना किया जाए तो गुणनफल आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल सके। तो सोचिए अगर x यहाँ पर अगर आप 1 से गुना करते हो 20 को, तो आपको मिलेगा 20 जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 रखोगे तो 40 मिलेगा, और 40 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर 20 को आप 5 से गुना कर देते हो तो जो गुणनफल आपको मिलेगा वह मिलेगा 100, और 100 जो है वह अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यही तो आपको नंबर चाहिए था कि 20 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें ताकि गुणनफल आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो सके। तो देखिए 20 में जब हमने 5 से गुना किया है तो आपको गुणनफल के रूप में एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। तो यही तो वह छोटी से छोटी संख्या होगा जिससे गुना करने पर गुणनफल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है, गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है। तो यही तो इस सवाल का उत्तर होगा। यानी इस सवाल का उत्तर जो होगा, यानी कि 20 में x में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है, तो उस छोटी से छोटी संख्या का मान होगा 5। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि जब x में x की वैल्यू जब आपने 20 निकाला है, तो जब आप 20 में 20 में जब आप 5 से कम 5 से गुना कर देते हो तो गुणनफल के रूप में जो नंबर आपको मिलता है वह हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। जैसे कि मैंने पहले ही कर रखा है कि टाइप 4 और टाइप 5 में जो सवाल दिए गए हैं वो काफ़ी बेहतर लेवल के सवाल हैं, तो मैं थोड़ा सा समय जरूर लूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा सवाल दिया गया। सवाल में कहा है कि वह कौन सी न्यूनतम पूर्ण संख्या है, वह कौन सी न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिसे 59,535 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या x प्राप्त होती है। ठीक है, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, यानी x जो है एक नंबर, उस x के डिजिट सम कितने होंगे, x के अंकों का योगफल कितना होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए सवाल में कहा है कि वह कौन सी न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिससे 59,535 को गुना किया जाए तो गुणनफल के रूप में एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिलना चाहिए। तो उस छोटी से छोटी संख्या कि अंकों का योगफल कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए सवाल का पैटर्न क्या है? सवाल का पैटर्न ये है कि कहा एक नंबर है 59,535 कहा इस संख्या में एक छोटी से छोटी संख्या x से गुना किया जाता है तो गुणनफल के रूप में यहाँ पे जो नंबर आपको मिलता है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलता है, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो इस x के अंकों का योगफल कितना होगा, डिजिट सम कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। वैसे अगर इस सवाल को ट्रेडिशनली सॉल्व करना चाहोगे तो काफी लेंदी जाएगा। सवाल को कितना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है वो तरीके मैं आपको बताता हूं। देखिए पहली बात आपको यह ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर जो कि 5 से एंड कर रहा है, कोई भी नंबर जो 5 से खत्म हो रहा है और उस नंबर को आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में देखना चाहते हो, तो उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए वह 25 होना चाहिए, तभी वह नंबर जो होता है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन अगर यूनिट डिजिट 5 है
अगर यूनिट डिजिट 5 है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये नंबर हो ही नहीं सकता है। अगर कोई भी संख्या जो 5 से खत्म हो रहा है और उस नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में देखना चाहते हो तो उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट 25 होना जरूरी है, तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल दिखा देता हूँ, जैसे आप सबको अच्छे से पता होगा 5 का स्क्वायर होता है 25, क्यों होता है? लास्ट 2 डिजिट 25 होता है। 15 का स्क्वायर होता है 225, क्यों होता है? लास्ट 2 डिजिट 25 होता है। 25 का स्क्वायर होता है 625, क्यों होता है? लास्ट 2 डिजिट 25 होता है। 35 का स्क्वायर होता है कितना? 1225, देखिए लास्ट 2 डिजिट 25 है। कोई भी नंबर जो 5 से अपने आप को खत्म कर रहा है और उस नंबर को आप चाहते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में देखना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट 25 होंगे, तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो नंबर लिखा गया है 59,535, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो यहां पर लास्ट 2 डिजिट 25 होता, न कि 35। तो यहां पर हमें ये पता चल गया है कि इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वह 35 है, इसलिए ये नंबर जो होगा वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हमें इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करना है, तो सोचिएगा कि मैं इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करूं, ताकि गुणनफल के रूप में एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल सके। तो यहां पर आपको पूरे संख्या में गुना करने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है कि इसके लास्ट 2 डिजिट को 25 बनाना है। इसके लास्ट 2 डिजिट को 25 बनाना है, और ध्यान रहे कि आपको उस संख्या में 25 बनाने के दौरान आपको छोटी से छोटी संख्या से गुना करना है। अब देखिए कोई भी नंबर x, y, z कोई भी नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट अगर 5 है, तो उस नंबर में आप किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट होगा उसका यूनिट डिजिट आपको 5 मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोई भी संख्या आपने लिख दिया 35, 40, अगर इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो इस संख्या में आप किसी भी विषम संख्या से गुना करोगे, किसी भी ओड नंबर से आप गुना करोगे, तो गुणनफल के रूप में जो भी नंबर आपको मिलेगा उसका इकाई अंक, उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 5 होगा। लेकिन यूनिट डिजिट 5 होने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए वो नंबर जो कि जिससे कि इसको मैं छोटी से छोटी संख्या से गुना करूं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। मतलब आपको ध्यान दीजिए, आपको चाहिए कि उस नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट आपको उठाना है। क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट को आपको 25 बनाना है। तो लास्ट 2 डिजिट इस नंबर का है 35। अब हमें पता है कि इस नंबर का लास्ट डिजिट 5 है, तो इसको मैं किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसका यूनिट डिजिट 5 आने वाला है। ये बात अपने को पता है, लेकिन यूनिट डिजिट 5 आने से ये तय नहीं होगा कि ये नंबर जो होगा वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ये तब तय होगा जब इस नंबर के प्रोडक्ट का लास्ट 2 डिजिट 25 होगा, तब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो हमें लास्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो सोचिएगा इस नंबर में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि लास्ट 2 डिजिट 25 हो जाए। तो यहां पे देखिए इस नंबर को हमें सिर्फ ओड डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट 2 डिजिट 25 नहीं आएगा, बल्कि ओड में भी हमें 5 के ओड का मल्टीपल चाहिए। ओड नंबर में भी हमें 5 का ओड मल्टीपल से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, तभी नंबर आपको क्या मिल सकता है? इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट जो होगा वह 25 मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे 35 है, आप 35 में किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 1, 3, 5 समथिंग कुछ से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप पाओगे यूनिट डिजिट 5 बन रहा है। यूनिट डिजिट 5 बन रहा है, लास्ट 2 डिजिट 25 नहीं बन रहा है। हमें चाहिए लास्ट 2 डिजिट 25 बनाना है। हमें लास्ट 2 डिजिट 25 बनाना है, तो हमको क्या चाहिए? हमें जो इस नंबर में गुना करना है वह 5 के ओड मल्टीपल से गुना करना है। 5 के ओड मल्टीपल से इसमें गुना करना है, तभी जो गुणनफल आपको मिलेगा, तभी जो आपको गुणनफल मिलेगा उसके लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वह क्या होगा? 25 हो पाएगा। अब 5 के ऑड मल्टीपल क्या होंगे? 5 का ऑड मल्टीपल, पहला मल्टीपल जो होगा वह 5 होगा। अब 35 में 5 से गुना करते हो तो गुणनफल आपको कितना मिलेगा? 5 से 25 का 5, अब बाकी 2, 5 दिया 15, 15 2 17। अब देखिए यहाँ पे गुणनफल का लास्ट 2 डिजिट 75 मिल रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो होगा, यानी इस नंबर में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट होगा वह कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको नहीं मिल सकता है। तो फिर 5 का अगला ऑड मल्टीपल क्या होगा? तो फिर 5 का अगला ऑड मल्टीपल जो होगा, यानी 5 का जो अगला ओड मल्टीपल होगा, एक तो पहला 5 होगा, फिर 15 होगा, फिर 25 होगा। इस तरीके से ये सीरीज बनाएगा। 5 से गुना करने पर गुणनफल जो आ रहा है वह 75 आ रहा है लास्ट 2 डिजिट, और हमें चाहिए लास्ट 2 डिजिट 25, तभी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमें मिल रहा है लास्ट 2 डिजिट 75। अब हमें चाहिए 5 को क्या करते हैं? 5 के ओड मल्टीपल से गुना करते हैं, तो 5 का अगला ओड मल्टीपल होता है कितना? 15। अब 35 को जब आप 15 से गुना करते हो ना, तो देखिए इसके लास्ट 2 डिजिट क्या बन रहे हैं? 15 5 75 का 5, बाकी आपको मिल गया 7। 15 तिया 45, अब 45 और 7 कितना होता है? 52। 45 और 7 होता है 52। इसका लास्ट 2 डिजिट जो है वह 25 बन रहा है, और यही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 59,535 में गुना करने पर आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसी छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। यानी x की वैल्यू आपने निकाल दिया 15। अब 15 के अंकों
अंकों का योगफल कितना होगा? 1 + 5 उत्तर हो जाएगा 6, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। और ये जो तरीके मैंने आपको बताया है ना, वो सबसे फास्ट मेथड है। बस चीज़ों को एक्सप्लेन करने में हमें समय लग रहा है, बाकी सवाल को अगर सॉल्व किया जाए, अगर एक बार एक्सप्लेन मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट है, तो सवाल को मुश्किल से 5 से 7 सेकंड के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। इतना बेस्ट मेथड मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। अब आपके दिमाग में हो सकता है बहुत तरह की कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि सर आपको ये कैसे पता है कि आपने जब 15 से गुना किया है तो गुणनफल का लास्ट 2 डिजिट 25 आ रहा है। ये बात थी, ठीक है, लेकिन किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 25 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ये तो जरूरी नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऐसा सवाल आप पूछ रहे हो हमसे, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको संदेह है कि इस नंबर में अगर हम 15 से गुना करेंगे तो गुणनफल जो आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो आप यहाँ पे x की जगह पर आप 15 रख के इसको गुना कर लीजिए, तो गुणनफल जो आपको मिलेगा वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये बातें हैं, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है, इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो मैं एक्सप्लेन आपको करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वह 15 के अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिए। मान लीजिए कि हमें एक बात तो पहले पता है कि 35 में यानी कि इस नंबर को गुना करेंगे तो गुणनफल जो भी होगा उसका लास्ट 2 डिजिट हमें 25 बनाना है। तो इस नंबर में जिस भी संख्या से हम गुना करेंगे उस नंबर का जो नेचर होगा वह कुछ ऐसा होगा, यानी कि 5 के ऑड मल्टीपल से ही गुना करने पर गुणनफल का लास्ट 2 डिजिट 25 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इतना बात तो पता है। अब सोचिए अगर 15 रखने पर जो गुणनफल आ रहा है 25 आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट 25 आ रहा है, और मान के चलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो फिर इसका अगला ओड मल्टीपल लेंगे, तो अगला ओड मल्टीपल क्या हो जाएगा? 25 होगा। तो 35 में अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट 2 डिजिट जो आपको मिलेगा वह फिर से 25 नहीं मिलेगा। 25 नहीं मिलेगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। तो 25 को भी खत्म कर देंगे, फिर इसका अगला ओड मल्टीपल आप 35 रखिए। अब यहाँ पे 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक नंबर हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा। ये दोनों सेम संख्या आपको दिख रही है। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट 25 बनेगा, निश्चित तौर पर 25 बनेगा। और ये भी हो सकता है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, जब इस नंबर को 35 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसका प्रोडक्ट जो होगा जो आपको मिले वह क्या हो जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। लेकिन ध्यान रहे कि हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि छोटी से छोटी संख्या से गुना करना है। अब आप बताइए कि 15 छोटी से छोटी संख्या है या 35 छोटी से छोटी संख्या है? तो आप कहोगे सर 15 छोटी से छोटी संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि इस संख्या में 15 से गुना करने पर ही गुणनफल जो होगा, गुणनफल का लास्ट 2 डिजिट 25 आएगा, और यही नंबर जो होगा वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएगा। तो यही हमारा x की वैल्यू होगा। x का मान जो होगा वह कितना होगा? 15 होगा, ना कि 25 और 35 होगा। और इसी का हमसे डिजिट सम पूछा जा रहा है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 होगा, और यही सवाल का उत्तर होगा। मैं उम्मीद सवाल में दिया गया है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? अब देखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं वह एक पैटर्न को फॉलो करता है। वो पैटर्न क्या होता है वो देखिए। मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूं कि बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपका जवाब होगा कि सर 2 अंकों की अगर सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जा रही है तो उस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वह 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, और 1 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह 9 होता है। अब 9 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो जो नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा वह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको मिलेगी। तो 81 जो होता है वह 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। फिर मैं आपको बोलूंगा कि बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपका जवाब होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आप निकालना चाहते हो तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या का जो स्क्वायर रूट होगा वह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह 99 होती है, और इसी का स्क्वायर जो होगा वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। यानी इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करता है। अब जो 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, उस संख्या का जो स्क्वायर रूट होगा वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, इसका स्क्वायर जो होगा वह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। इतना बात अपने को पता है। लेकिन एक चीज बताइए, इसका स्क्वायर आप कैसे सेकंडों में निकालोगे वो देखिए। इस तरह के सवाल एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, पैटर्न को फॉलो करता है। और पैटर्न क्या होता है, कोई भी नंबर अगर इस तरह के नंबर है 9 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर 999 9999, और इस तरह का आप स्क्वायर नंबर निकालना चाहते हो तो आसान है, बहुत आसान है। कैसे वो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमें 9 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले अगर कोई भी नंबर जो 9 से एंड कर रहा है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। इतना बात आपको पता होना चाहिए। कोई भी नंबर जो 9 से एंड कर रहा है उसका आप स्क्वायर निकालना चाहते हो तो उस नंबर का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 1 होगा। इतना बात आपको पता रखना है। फिर यहां पर जो आपको नंबर लिखना है, इसके पहले वाले, इसके बाद की जो इधर की संख्या आपको लिखना है वह इससे 1 कम करके लिखना है। तो इसके 1 कम करोगे, इसका 1 आप कम करते हो तो 9 में से 1 घटाओगे, कितना मिलेगा आपको? मिलेगा 8, है कि नहीं है? अब बीच में 0 कितना देना है वो ध्यान रखना है। अब जो क्या संख्या रखनी है वो ध्यान दीजिए। यहां पर जितनी भी संख्याएं होंगी, जितने भी अंकों की ये संख्या होगी, उससे 1 कम 0 यहां पर रखना है। तो यहां पर जैसे देखिए ये 1 अंकों की संख्या है, तो 1 में से
एक अंकों की संख्या है तो इसमें एक से कम जीरो रखना है, तो एक में से एक घटाओगे तो कितना मिलेगा? जीरो। तो यहाँ पर एक भी जीरो नहीं रखना होगा। इसका मतलब 9 का स्क्वायर जो होगा वह 81 होगा। अब मैं जैसे देखिए मुझे 99 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट तो 1 होगा, इतना बात आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका एंड जो हो रहा है वह 9 से हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टार्टिंग के जो इधर के 2 नंबर होंगे वह इससे एक कम होगा, तो 99 में से एक घटाओगे तो आपको मिलेगा 98। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी संख्या वो देखिए, यहाँ पर जितने अंकों की ये संख्या होगी उससे एक कम यहाँ पर जीरो हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 अंकों की संख्या है, तो 2 में से अगर एक हम घटाते हैं तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। जितना 1 बचेगा उतना जीरो यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारा जो नंबर होगा वह 99 का स्क्वायर होगा और ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। फिर मान लीजिए अगर 999 का स्क्वायर हमें पता करना है तो इससे एक काम करके यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले तो यूनिट डिजिट 1 होगा क्योंकि एंड कर रहा है 9 से, फिर उससे एक काम करके हमें इसे 3 डिजिट लिखना है। तो इस 999 में से एक घटाओगे तो इधर हो जाएगा 998। अब बीच में कितने जीरो पड़ेंगे? तो बीच में उतने जीरो पड़ेंगे, वो कैसे आप पता करेंगे? ये देखिए यहाँ पर जितने भी अंकों की संख्या होगी उससे एक कम करके जो नंबर होगा वह यहाँ पर आपको जीरो चिपकाना है। तो जैसे ये 3 अंकों की संख्या है तो 3 में से एक घटाओगे 2 मिलेगा, तो यहाँ पर कितना जीरो रखना है? 2 जीरो रखना है। तो यहाँ पर लगा दीजिए जो 2 जीरो, तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और यही तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा था कि बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है? 9,98,001। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। अगर हमसे पूछता कि बताइए 9,999 का स्क्वायर यानी 8 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो इसका स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट 1 होता है, फिर इससे एक कम कर देते हैं यानी कि 9,997 होता है। अब यहाँ पर कितना जीरो होता है? तो 4 अंकों की संख्या है तो 3 जीरो हम लोग ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है वह 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और वैसे भी ये सब तरीके आपको बेसिक से जब क्लास आपने स्टार्ट किया होगा तो वहीं पर ये सारे तरीके आपको बताए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिएगा। सवाल में कहा है किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपया और पैसा योगदान देते हैं। किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपया और पैसे का योगदान देता है। यदि कुल योगदान यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन अगर 2525 रुपया है तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब उस क्लब में जितने भी आदमी होगा उतना ही रुपया भी देगा और उतना ही पैसा देगा। मान लीजिए कि अगर उस क्लब में x आदमी है, तो 100 आदमी जो होगा वह कुल मिलाकर इतना रुपया देगा, तो कुल मिलाकर इतना रुपया हो जाएगा। अगर उस क्लब में x आदमी है और प्रत्येक आदमी x रुपया देता है तो कुल रुपया की संख्या जो होगी वह इतनी रुपया हो जाएगा, कुल इतना रुपया हो जाएगा। अब कहा जितना रुपया देता है उतने पैसे देता है, तो कुल रुपया देता है इतना, कुल रुपया देता है वह देता है इतना, x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि जितना रुपया देता है उतना ही पैसा देता है। यानी अगर इतना रुपया देता है तो इतना ही पैसा भी देगा। अब ध्यान दीजिए कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वह रुपीज में दे रखा है, तो इस पैसे को भी आप रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? इसको 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो कुल मिलाकर इतना रुपया हुआ इतना पैसा हो गया। यानी कि जितना उस क्लब में सदस्य था उतना ही प्रत्येक सदस्य रुपया देगा, तो कुल मिलाकर इतना रुपया हो गया। कहा अब जितना रुपया आपको मिलता है उतना ही पैसे भी मिलेगा, तो कुल रुपया इतना मिलता था तो कुल पैसे भी इतना मिलता था, तो इस पैसे को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल जो योगदान हो जाएगा, टोटल जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वह इतने का हो जाएगा। और सवाल में दिया गया है कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वह 2525 रुपया का है, ऐसा सवाल में दिया गया है। इसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 आई इक्वल टू हो जाएगा 2525, राइट। ये से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 101 एक्स स्क्वायर बटे 100, ये हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा ये 2525, राइट। 2525 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको एक स्टेप आप आगे बढ़ाते हो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी को आप इससे खत्म कर दीजिए। ये कितने बार में कैंसिल हो सकता है ये बताइए? 25 बार में हो सकता है क्या? 25 से गुना करोगे तो 25 को 1 से गुना करोगे तो 25, मतलब ये नंबर जो होगा वह किससे खत्म हो जा रहा है? 25 बार में ये खत्म हो जाएगा। अब 25 से 100 को गुना करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगा वह 2500 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 2500 के बराबर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 2500 के बराबर है तो एक्स का मान जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? 50 के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू जो आपको मिल गया है वह 50 मिला है। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था उस क्लब में सदस्यों की संख्या क्या होगी, तो उस क्लब में सदस्यों की जो संख्या होगी वह 50 होगी। यदि ये पूछता कि प्रत्येक सदस्य कितना रुपया देता है तो प्रत्येक सदस्य जो होगा वह 50 रुपया देगा, क्योंकि सवाल में कहा है कि जितना सदस्य है उस क्लब में उतना ही रुपया देगा प्रत्येक सदस्य। तो उस क्लब में सदस्यों की संख्या अगर 50 है तो 50 सदस्य, प्रत्येक सदस्य जो होगा वह 50 रुपया देगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 को देखेगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेगा। ये भी बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल है। सवाल में दिया गया है कि 2000 से लेकर 7000 के बीच, 2000 से लेकर 7000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी है। 2000 से 7000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग तथा घन दोनों है। मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब नंबर भी होना जरूरी है। दोनों, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा वह पूर्ण घन संख्या भी होनी चाहिए। तो इन दोनों संख्याओं के बीच ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी हो। तो आप देखिए, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए तरीके आपको पता होना चाहिए, बाकी आप फंस जाओगे। आपको वो नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबर्स के बीच हो, ना तो इससे कम की संख्या चाहिए और ना ही इससे ज्यादा की संख्या चाहिए। इन दोनों नंबर्स के बीच की वो संख्या चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी हो। तो ये इस तरह के नंबर हम कैसे पता कर सकते हैं वो देखिए। एक बात आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में जाना है कि नहीं है। तो एक बात आपको पता होगा कि 2 की पावर 10 जो होता है वह 1024 होता है, इतना बात आपको पता होगा। 2 की पावर 10 जो होता है वह 1024 होता है। ये मैंने क्यों लिखा है वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि 2 की पावर 10 जो होता है वह 1024 के बराबर होता है। सिमिलरली 2 की पावर 11 जो हो जाएगा वह इससे डबल हो जाएगा, यानी कि 2048 हो जाएगा। अब ये नंबर जो आपको मिल रहा है, क्या इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आपको कहोगे सर बिल्कुल मिल रही है। आपको वो नंबर चाहिए जो 2000 से बड़ी हो और 7000 से छोटी हो। तो ये नंबर जो है वह 2000 से बड़ी है, तो ये नंबर जो होगा वह इन दोनों नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आपको वो नंबर जो चाहिए जो वो इन दोनों के बीच में भी हो, साथ में साथ वह नंबर जो हो वह परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, साथ ही साथ में वो नंबर जो हो वह परफेक्ट क्यूब भी हो, दोनों साथ के नंबर हो। यानी जो नंबर आपको लेना है इन दोनों नंबर्स के बीच वह परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब नंबर भी हो। आप हमें ये बताइए कि ये नंबर जो है वह इन दोनों नंबर्स के बीच में है, इतना बात अपने को पता है। लेकिन ये नंबर हमारा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हो सकता है ये नंबर किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमें वो नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी हो, दोनों नंबर चाहिए। यानी एक ही नंबर वह परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। तो ये नंबर हमारा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि इस नंबर का लास्ट डिजिट 8 है, और कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उस संख्या का अंतिम अंक, इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या के अंतिम अंक यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। तो ये संख्या जो होगा वह इन दोनों संख्याओं के तो बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये नंबर जो होगा, जो अपने को नंबर चाहिए वो नंबर हमारा ये नंबर नहीं है। क्योंकि ये नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नंबर हो सकता है, लेकिन ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है। तो ये नंबर हमें नहीं चाहिए। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 12 जो होता है वह इससे डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4096 हो जाएगा, 4096। अब ये नंबर जो है वो अभी इन दोनों नंबर्स के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। ये नंबर जो है 4096 वो भी इन दोनों नंबर्स के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यूनिट डिजिट 6 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, और ये नंबर परफेक्ट क्यूब भी नंबर हो सकता है कि नहीं? क्यूब का कोई फॉर्मेशन नहीं है कि कोई भी नंबर क्यूब होता है तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है? तो ये नंबर हो सकता है, बाकी हम चेक कर लेंगे, बाद में पता करेंगे। अगर आपको चाहिए कि इसके एक और पावर आप बढ़ाइए, जैसे आप 2 की पावर 13 के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो 2 की पावर 30 में अगर हम लोग जाते हैं तो इसको हमें डबल करना पड़ेगा, यानी 2 की पावर 13 की जो वैल्यू होगी वह 8000 को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन आपको जो नंबर चाहिए वो इन दोनों नंबर्स के बीच में चाहिए। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ ऐसी दो संख्या पॉसिबल है, एक ये नंबर और ये एक नंबर। ये नंबर हमारा उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या बची है, वो ये बची है कि नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ कितना संख्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या बचा है। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या ये नंबर जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है। यानी ये जो एक संख्या है क्या ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या बन रहा है कि नहीं है, ये भी चेक करना है। और ये साथ ही साथ ये भी चेक करना है क्या ये नंबर जो है वह एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है वो देखिए। एक चीज बताइए, 4096 जो होता है, 4096 जो होता है, आपने अगर 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद कर रखा होगा तो आप कहोगे कि सर 16 का जो क्यूब होता है वह 4096 है। मतलब यहां से ये बात अपने को पता चल गई है कि ये नंबर तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सॉरी परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये नंबर जो है वह एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये बात अगर आपको पता चल गई है तो आप ये भी खुद मालूम कर सकते हो कि ये नंबर जो होगा वह 64 का स्क्वायर होता है, 64 का स्क्वायर जो होता है वह 4096 होता है। देखिए ये सारे तरीके ना, सवाल को आप सेकेंडों में सॉल्व तब कर पाओगे जब ये सारी जो बेसिक बातें हैं, ये बातें अगर आपको पहले से पता है तो सवालों को सेकेंडों में उड़ा दोगे। लेकिन अगर ये छोटी छोटी बातें ही आपको पता नहीं है तो सोचिए ऐसे छोटे छोटे सवाल भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो अगर 16 का क्यूब 4096 है, 64 का स्क्वायर 4096 है, तो ये जो नंबर है 4096 ये इन दोनों नंबर्स के बीच में है, और ये संख्याएं जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और परफेक्ट क्यूब नंबर भी है, दोनों बन रहा है। तो यही एक संख्या पॉसिबल है, बाकी के कोई भी संख्या नहीं होंगे इन दोनों
संख्याओं के बीच में, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या संभव है, और वो भी 4096 होगा। और ये सवाल का उत्तर है। अब देखिए, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये नंबर जो होगा वह परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब क्यों होगा। वो देखिए, हमें पता है कि 64 का स्क्वायर होता है 4096। अब 64 जो है ना, वह अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो क्यूब के साथ साथ, परफेक्ट क्यूब के साथ साथ या परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। देखिए, 8 का स्क्वायर होता है कितना? 64। 4 का क्यूब जो होता है वह कितना होता है? 64। यानी 64 जो है वह अपने आप में एक ऐसी संख्याएं हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी है। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 4096 एक ऐसी संख्या है इन दोनों नंबर्स के बीच जो कि पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी है, और यही इकलौती ऐसी संख्या है इन दोनों संख्याओं के बीच। तो यही हमसे पूछा था कि 2000 से लेकर 7000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जो कि पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी हो। तो ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्याएं संभव है, और वो भी 4096। मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने आपको इस सवाल को समझाने का प्रयास किया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए और सवाल का आंसर आप खुद लगाइए। सवाल में कहा है कि x किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 2100 एक x या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखोगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। वैसे तो आप कहोगे कि सर ये जो नंबर होगा ना 2100 के आसपास वाली संख्या है। देखिए, 45 का जो स्क्वायर होता है वह 2025 होता है, ठीक है। तो ये नंबर जो होगा वह 45 से आगे की संख्या का वर्ग होगा। 46 का स्क्वायर क्या हो सकता है? तो 46 का जो स्क्वायर होता है वह होता है कितना होता है? यूनिट डिजिट तो 6 हो जाएगा, और इधर आपको कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा 21, यानी 211, यानी 2116 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या रखना होगा? 6 रखना होगा, और ये होगा 46 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि नहीं? अगर आप इसको ऑप्शन से करते हो तो सेकंडों में हो जाएगा। बाकी ये सब तरीके, अगर ये सब बेसिक बातें हैं आपको याद रहेगा। 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर आप याद कर लीजिए, 1 से लेकर आप कम से कम 30 तक का क्यूब याद रख लीजिए, ताकि नंबर सिस्टम के बहुत सारे सवाल आप और इजीली कर पाओगे, है कि नहीं है? आप सोचिए, अगर x की जगह पर अगर आपको ये चीज़ें अगर आपको याद होता तो सवाल को सॉल्व करने में 1 सेकंड का भी समय आप नहीं लगाते, आप सीधे लिख देते कि 2116 जो है वह 46 का वर्ग है कि नहीं है? तो यही हमारा x की वैल्यू क्या हो जाता है? 6। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट अगर करना चाहते हो तो सोचिए, कभी भी x की वैल्यू 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी नंबर जो 5 से खत्म हो रहा है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट 25 हो। अगर लास्ट 2 डिजिट 25 है तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 को देखिएगा, और यहाँ पे सवाल को देखिए। सवाल में कहा है कि 4 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होता है 1024, जो कि 32 का स्क्वायर होता है। ये सब बातें आपको याद रखना है, ये सब बेसिक बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। 1024 जो होता है वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि 27n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बताइए n की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। n जो है 270n जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो n का मान क्या होगा? और ध्यान रहे कि ये 4 अंकों की संख्या है, मतलब n जो है वह 1 अंकों की संख्या है। तो सोचिए, n की जगह पर मैं क्या रखूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? तो आपका जवाब होगा कि सर n की जगह पर अगर आप 4 रखते हो तो ये नंबर बना देगा 2704, और 2704 जो होता है वह 52 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 25 का स्क्वायर जो होता है वह होता है कितना? 25 का स्क्वायर जो होता है, सॉरी 50 का जो स्क्वायर होता है वह 2500 होता है। 50 का जो स्क्वायर होता है वह 2500 होता है, और 51 का स्क्वायर जो होता है वह 2601 होता है। ऐसे ही तो 52 का स्क्वायर जो हो जाएगा वह 2704 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिएगा। यहाँ पे सवाल में दिया गया है कि 4 अंकों की वह कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। देखिए, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है वह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग होगा। यानी कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, उस नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग होता है कितना? 9801। कितना होता है? 9801 होता है। यानी 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह 9801 होता है। ये सब 261 एंड रूट अंडर 45,109, मतलब रूट अंडर 261 तथा रूट अंडर 45,109 के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं संभव है वो आपको बताना है। देखिए, सवाल में पूछा जा रहा है रूट अंडर 261 तथा रूट अंडर 45,109 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं संभव है। इन दोनों नंबर्स के बीच ऐसे कितने नेचुरल नंबर पॉसिबल है, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वह हो जाएगा लगभग, यानी कि 256 से ज़्यादा है, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा वह होगा 16.xyz, ऐसे करके ये चलता जाएगा, ठीक है। तो अपने को नेचुरल नंबर चाहिए,
और इससे बड़ा नेचुरल नंबर चाहिए, यानी कि इससे बड़ी संख्या, इन दोनों नंबर्स के बीच ऐसे कितने नेचुरल नंबर पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, इससे बड़ा इंटीजर जो होगा वह कितना हो जाएगा। अब चूंकि ये डेसिमल में है तो इसका बड़ा जो सबसे बड़ा इंटीजर हो जाएगा वह कितना होगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ से 17 आपको लेना है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए। इसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा टफ है। कैसे टफ है वो देखिए। चूंकि पहली बात तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इस नंबर को हम कैसे पता कर सकते हैं, ये नंबर जो है वह किस नंबर के आसपास का स्क्वायर नंबर है। एक बात अपने को बताइए सबसे पहले कि 200 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 40,000। इतना बात आपको पता है। 200 का 20 का स्क्वायर होता है कितना, 400 होता है, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। 210 का स्क्वायर कितना होता है, 210 का स्क्वायर हो जाएगा 400, यानी कि 44,100 हो जाएगा। 44,100 हो जाएगा, 44,100 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर है वह 45,109 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो इसका रूट अंडर में जो वैल्यू आएगा वह 210 से भी बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। 210 का स्क्वायर होता है 44,100, तो 212 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। 212 का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा लगभग 44,000 के आसपास चला जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 212 दूना कितना होता है 424 के 4, 424 के 4, अब बाकी 42, 212 अब प्लस 12, 212 अब प्लस 42, 2 दूना 4, 4 1 5, 254 हो जाएगा। 254 के 4, 254 के 4, 254 के 4, बाकी 25 हो जाएगा, बाकी 25 हो जाएगा। फिर 212 दूना 424 और 424 में 25 जोड़ोगे यानी कि 449, 449 ये हो जाएगा। 212 का स्क्वायर होगा 44,944, 44,944। यानी इस नंबर का अगर आप परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर आप निकालना चाहोगे तो इस नंबर का स्क्वायर रूट जो आ जा रहा है वह 212.XYZ यानी ABCD कुछ भी आ जाएगा। 212.ABC कुछ भी आएगा, है कि नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, इससे आगे की संख्या आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए यहाँ पर जो आपने नंबर निकाला था 16.XYZ, इससे बड़ा नेचुरल नंबर चाहिए और इससे छोटा नेचुरल नंबर चाहिए। आपको चाहिए था इन दोनों नंबर्स के बीच ऐसे कितने नेचुरल नंबर पॉसिबल है। तो आपको जो नंबर चाहिए वह 17 से बड़ी, यानी कि 16.XYZ से इस नंबर से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, 17 होगा। और इस नंबर से छोटा, तो इस नंबर से छोटा यानी 212.ABC में सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 212 होगा। तो यहाँ पर जो नंबर सीरीज बनाएगा वह कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 217 से लेकर 212 तक जाएगा। यानी सॉरी 17 से लेकर 212 तक जाएगा। 17, 18, 19 और ऐसे ऐसे करके जाएगा। ये कहाँ तक, 212 तक जाएगा। तो आपको ये पता करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कितने नेचुरल नंबर पॉसिबल है। तो बस आप माइनस कर लीजिए, क्योंकि सॉरी इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये एपी का सीरीज है। तो एपी में कोई भी सीरीज है तो नंबर ऑफ टर्म होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बट कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 212 में से 17 को अगर आप घटाते हो, मान लीजिए 212 है और इसमें से 17 को आप घटाओगे तो 12 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 20 में से 1 घटेगा 119 हो जाएगा। अब प्लस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1 होता है। तो चूंकि कॉमन डिफरेंस तो 1 ही है ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 212 में से 17 घटाओगे तो 195 बट्टा 1 प्लस 1 यानी कि कितना उत्तर हो जाएगा, 196 होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 84 का ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है n बराबर एक वैल्यू लिखी गई है, तो कहा रूट n का मान कितना होगा। n की वैल्यू दिया गया है, n बराबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर अब प्लस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 1 2 3 4 6 प्लस 1 2 3 4 6 ऐसे लिखा गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि रूट n की वैल्यू कितना होगा, रूट n का मान कितना होगा। इसका स्क्वायर रूट अपने को पता करना है। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ऑपरेट कर देते हैं, इसको हम बाहर करते हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की सीरीज को अगर देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 कॉमन हो जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 को अगर आप कॉमन रखते हो तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको अगर आप आगे बढ़ाते हो तो आपको क्या मिलेगा वो देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये भी लिखा गया है 1 2 3 4 6, राइट, 1 2 3 4 6। तो अगर मैं इसमें से 1 2 3 4 6 अगर कॉमन कर लेता हूँ तो क्या आपको मिलेगा, एक चीज़ बताइए। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 6 अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आप कहोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये नंबर इससे तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा, गुना में है, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, राइट। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में आपको जो नंबर मिल रहा है वो क्या ये नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको कहोगे सर बिल्कुल मिल रहा है। 1 2 3 4 5 में अगर हम ऐड जो करेंगे 1 तो 1 2 3 4 6 ही मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ये नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 6 इंटू 1 2 3 4 6, ये हो जाएगा। तो ये बन रहा है x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? है मतलब n बराबर हो जा रहा है, n बराबर हो जा रहा है x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से रूट n की वैल्यू जो होगा वह x के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। जहाँ पर x की वैल्यू जो होगा वह 1 2 3 4 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6, यहाँ पर x बराबर हमने 1 2 3 4 6 ले लिया है, तो यहाँ से रूट n की वैल्यू जो होगा वह x हो जाएगा, जहाँ x की वैल्यू जो होगा वह 1 2 3 4 6 होगा। और यही तो हमसे पूछा था कि रूट n की वैल्यू कितना होगा? 1 2 3 4 6 हो जाएगा, 12346। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? 12346, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29.16 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1.1664, ऐसा लिखा गया है। अब प्लस रूट अंडर अच्छा 29 है ना, ऊपर में 29, रूट अंडर 0.2916 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 116.64 प्लस रूट अंडर 0.0036 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 0.36। इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है, इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, 2916 यहाँ पे लिखा गया है, ये जो होता है वह किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? तो ये नंबर जो होता है वह, ये नंबर जो है वह 54 का वर्ग लिखा गया है। 54 का स्क्वायर होता है 2916, एक बात तो पता चल गया है। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट हमें ढूंढना है, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है? एक बात तो अपने को पक्की बात है कि ये नंबर जो होगा ना, इस नंबर की वैल्यू जो होगा वह 100 से, यानी कि यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है 11664, एक बात तो पक्की है कि इस नंबर का मान जो होगा वह 100 से ज़्यादा होगा। अब 100 से ज़्यादा कितना हो सकता है ये बताइए? 100 का वर्ग होता है 10,000, ये 10,000 से ज़्यादा है, 1664 ज़्यादा है। एक चीज़ बताइए, ये नंबर जो होगा वो हो सकता है 108 का वर्ग हो जाए। अब 108 का अगर आप वर्ग निकालते हो, अगर आप 108 का वर्ग चेक करना चाहते हो कि ये नंबर 108 का स्क्वायर रूट है कि नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करो, 108 को 108 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इतना आ रहा है। तो चेक कर लीजिए, 108 गुने 8 होता है 864 को 4, 864 के 4 बाकी 86 आपको मिल जाएगा। फिर 108 को 0 से गुना करोगे तो 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो 0 में 86 ऐड करोगे तो 86 के 6, फिर से आपको 8 जो मिलेगा वो कैरी हो जाएगा। फिर 108 में 8 अगर जोड़ते हो तो आपको मिल जाएगा कितना? 116। 108 में अगर आप 8 जोड़ते हो तो 116 मिलेगा। तो यहाँ पर जो नंबर आपको मिला था इसके बराबर आ जा रहा है, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वह 108 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है? तो अब आपको पता चल गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू आपको पता चल गया है, यानी दोनों का स्क्वायर रूट हमें पता चल गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो मान है वह लिखा गया है 5.4, क्योंकि 54 का वर्ग होता है 2916। ये जो लिखा गया है वो लिखा गया है 0.54, कोई दिक्कत नहीं, 0.54। और ये जो वैल्यू है वह लिखा गया है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.06, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान हो जाएगा 0.6, इसका मान हो जाएगा ये 116.64 है। इसका स्क्वायर रूट अभी हम लोगों ने निकाला था 108, तो ये हो जाएगा 10.8, राइट? ये हो जाएगा कितना? 1.08 हो जाएगा। अब इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। न्यूमरेटर जो है वो 5.4 है, डिनोमिनेटर 1.08 है। सोचिए अगर न्यूमरेटर अगर काश 540 होता, डिनोमिनेटर अगर 108 होता, तो हम डायरेक्ट इसको 5 बार में खत्म कर सकते थे, ठीक है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर देखिएगा ऊपर में 5.4 है, नीचे 1.08 है, तो इसको जब इससे आप डिवाइड करोगे तो कितने बार में ये कैंसिल हो जाएगा? 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5.4 डिवाइडेड बाय 1.08 डिवाइडेड बाय 1.08, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 0.54 डिवाइडेड बाय 10.8 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 0.6, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा कितना? ऊपर में 540, नीचे 108, तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितने बार में हो जाएगा? ऊपर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0.05। इतने टाइम्स में 540 108, यानी 108 बचे 540, यानी 0.05 टाइम्स में कैंसिल होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा 0.1 टाइम्स में, ठीक है। अब सिंपली इसको जोड़ दीजिए। ये लिखा गया है कितना? 5 अब प्लस 0.05 अब प्लस 0.1, ठीक है। तीनों को जब आप जोड़ोगे तो जो आपको सम मिलेगा वह कितना हो जाएगा? 10 + 5 15, यानी कि 5.15। देखिए कौन सा ऑप्शन इतना दे रहा है, कौन सा ऑप्शन ये वैल्यू आपको देगा, वही हमारा उत्तर होगा।
देखिए ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए ना, तो 5 के आसपास वाली संख्या ही है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना थोड़ा सा टफ हो गया, चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिएगा, ये लिखा गया है 101/20, इसका मान कितना होगा, ये हो जाएगा 5, 20 बचे कितना होता है 100, 5 पॉइंट फिर आ जाएगा कितना 10, कैरी हो जाएगा 10, फिर डेसिमल आपको 0 लगाना पड़ेगा। मतलब कि ये वैल्यू जो है वह 5.15 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर आप 101 को 20 से भाग करते हो तो 20 बचे तो 100 हो जाता है, आपको मिल जाएगा कितना, एक दशमलव लगा दीजिए, एक 0 लगा दीजिए, फिर भी ये नहीं कट रहा है, मतलब ये मान जो होगा यानी एक 0 फिर से लगाना पड़ेगा, तब आपको एक 0 यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, राइट। तो ये नंबर जो होगा वह 5.15 नहीं दे सकता है, ये रिजल्ट जो होगा वह इसके इक्वल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है 103/20, 103 को अगर आप 20 से भाग करते हो तो कितने बार में, 20 बचे 100 होता है, 100 होता है, तो यहाँ पे 3 मिलेगा, दशमलव लगा दीजिए और एक 0 हम लोग लगा सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 20 एकम में 20, फिर से हाथ में आ जाएगा कितना 10, फिर से हम एक 0 लगा सकते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। तो ये 20 बचे 100 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 5.15 हो जाएगा, 5.15, और यही तो उत्तर है हमारा। अपने पास जो रिजल्ट आया था तीनों का सम हुआ 5.15 आ रहा था, और ये रिजल्ट आपको ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 103/20, ये इस सवाल का उत्तर है। सवाल में बोला गया है कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 4 टाइम्स द न्यूमरेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब एक भिन्न का अंश जो है, एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, एक भिन्न का अंश जो है वह हर से 6 कम है, ठीक है। यदि इसके अंश में से 1 घटाया जाए और इसके हर में 5 जोड़ दिया जाए तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है, तो वह भिन्न कितना होगा। एक बात आप बताइए कि इस सवाल के पहले लाइन को पढ़ के आपको ये पता चल रहा है कि इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है वह 6 होना चाहिए, सवाल में बोला गया है। तो अपना आंसर जो भी ऑप्शन होगा उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंस जो होना चाहिए वह 6 होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 6 आ रहा है, तो आप पाओगे कि चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है वह 6 आ रहा है, और यही सवाल का उत्तर है। बाकी के किसी भी ऑप्शन का अंश और हर का अंतर 6 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, बिना सवाल को सॉल्व किए। ऑप्शन से ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर सवाल को ट्रेडिशनली का सवाल कुछ करना चाहते हो, लैंग्वेज के साथ सॉल्व करना चाहते हो, तब भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कहा एक भिन्न का अंश जो है ना वह इसके हर से 6 कम है, एक भिन्न का अंश जो है वह इसके हर से कितना कम है, 6 कम है। इसका मतलब अगर भिन्न का अंश अगर x है तो हर जो होगा वह इससे 6 ज़्यादा हो जाएगा, यानी x + 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? एक भिन्न का अंश जो है वह हर से 6 कम है, 6 कम है, ठीक है। यानी भिन्न का अंश अगर x है तो हर x + 6 हो जाएगा, एक भिन्न का अंश हर से 6 कम है, ठीक है। आगे सवाल में कहा है कि यदि न्यूमरेटर को अगर 1 से इंक्रीज कर दिया जाए, यानी अगर अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में अगर 1 जोड़ दिया जाए और हर में अंश में से अगर 1 को 1 से डिक्रीज करने के लिए बोला है ना, न्यूमरेटर को 1 से डिक्रीज किया जाता है, यानी अंश में अगर 1 घटा दिया जाता है और हर में 5 जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से इस भिन्न का जो हर होगा वह अंश से 4 गुना हो जाता है। इस प्रकार से इस भिन्न का जो हर होगा वह अंश से कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो ये भी सेम फ्रैक्शन है और ये भी सेम फ्रैक्शन है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व कर रखा होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट देगा 4x - 4, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x + 11, 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट ये देगा। इसको इधर लेके आइए तो 3x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 15 के इक्वल, तो x का मान हो जाएगा 5। x की वैल्यू अगर 5 है तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा कितना, फ्रैक्शन था अपना x/x + 6, तो x की वैल्यू आपने 5 रखा है, x की वैल्यू आपने 5 निकाला है, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, यही हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि ए बॉय वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/5 ऑफ ए फ्रैक्शन। इंस्टेड ऑफ दिस he divided the fraction by 3/5 and got answer which exceed the correct answer by 32/75. The correct answer is, मतलब एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन मूल बस उसने उस भिन्न का 3/5 से भाग दे दिया,
लेकिन मूलवश उसने उस भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया गया और इस तरह से प्राप्त परिणाम सही परिणाम से इतना अधिक है तो सही फ्रैक्शन मतलब सही परिणाम कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। सही भिन्न कितना, सही मान कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, क्वेश्चन नंबर 88 है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इस सवाल में बेसिकली जो हमसे कहा गया है वो क्या कहा गया है वो देखिए। कहा एक, क्वेश्चन नंबर 88 है, सवाल में कहा है कि एक छात्र को एक भिन्न का, एक भिन्न मान लीजिए हमने मान लिया x है, एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उस छात्र ने उस भिन्न को 3/5 से भाग कर दिया। उस छात्र को इतना से उस भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उस छात्र ने गलती से उस भिन्न को 3/5 से भाग कर दिया गया। तो इस प्रकार प्राप्त परिणाम जो होता है वह 3275 अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा इसको जब आप डिवाइड करोगे, x को 3/5 से डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 5x अब बट्टे 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3x अब बट्टे 5 अब माइनस 5x अब बट्टे 3, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वह 32/75 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली सॉल्व कर दीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है सही भिन्न कितना होगा, सही भिन्न कितना होगा, x की वैल्यू निकाल के ये हमारा सही भिन्न है, यहाँ पे लगा दीजिए वही उत्तर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है जो कि किताबों में दे रखा होगा, लेकिन सवाल को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इससे और आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एक 3/5 सही फ्रैक्शन है और दूसरा जो फ्रैक्शन है वह 5/3 है। मान लीजिए इस सवाल में ऐसा होता है कि मान लीजिए बेसिकली इस सवाल का मतलब ये है कि एक छात्र को 3/5 से एक संख्या में गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन मतलब कि आप इसको ऐसे पढ़िए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक छात्र को किसी संख्या में 3/5 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उस छात्र ने गलती से उस संख्या में 5/3 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार से उसका उत्तर जो होता है वह पहले से 32/75 अधिक मिल जाता है। तो सही भिन्न कितना होगा? तो चलिए अपने को उस छात्र को इतना से गुना करना था, लेकिन गलती से गुना कर दिया इतना। सही फ्रैक्शन ये था, गलत फ्रैक्शन ये है। गुना करना था इस संख्या से, गलती से गुना कर दिया है इस संख्या तो इसी की वजह से उत्तर जो है वह पहले की तुलना में 32/75 ज़्यादा आ जा रहा है। तो मैं कोई भी ऐसा नंबर मान लेता हूं जो 3 और 5 का मल्टीपल हो। तो कोई भी नंबर ऐसा मान लीजिए वह संख्या जो होगी वह 15 होगी, जिसमें 3/5 से गुना करने को कहा गया। तो अगर संख्या 15 है और 15 का 3/5 हमें निकालने के लिए बोला गया है, तो अगर हम 15 का 3/5 निकालते तो संख्या आपको मिलना चाहिए था 9। 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी संख्या आपको मिलना चाहिए था कितना? 9 मिलना चाहिए था। लेकिन उसी संख्या में उसने 5/3 से गुना कर दिया। उसी संख्या में यानी कि 15 में उसने 5/3 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार से उसका परिणाम क्या आ रहा है? तो 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, यानी इस प्रकार से उसका परिणाम जो आ रहा है वह 25 आना चाहिए था 9, लेकिन चूंकि उसी संख्या को उसने 5/3 से गुना कर दिया। गुना करना था 3/5, लेकिन कर दिया 5/3 से गुना। तो इस प्रकार से उसका परिणाम जो आ रहा है वह 25 आ जा रहा है। पहले आना था 9, आ जा रहा है 25, यानी कि कितना ज्यादा आ जा रहा है वो बताइए आप कहोगे ज्यादा आ जा रहा है कितना, यानी कि 14/25 कितना ज्यादा आ जा रहा है ये बताइए। 16 ज्यादा आ जा रहा है ना, 16 ज्यादा आ जा रहा है, यानी आना चाहिए था 9, आ जा रहा है 25, कितना ज्यादा आ रहा है? 16 ज्यादा आ रहा है, लेकिन वास्तव में कितना ज्यादा आ जा रहा है? 32/75 ज्यादा आ जा रहा है। तो एक 16 की वैल्यू अगर इतना के बराबर है तो एक का मान जो हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा? तो एक का मान जो हो जाएगा वह 32/75 गुने 16 के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं? हमसे पूछा जा रहा है सही भिन्न क्या होगा, यानी 9 की वैल्यू कितना होगा? एक की वैल्यू इतना है तो 9 का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा? 32 गुने 9 बट्टे 75 गुने 16, ये हो जाएगा 16 दूना 32 और 3 तिया 9 और 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 25 तिया 75, यानी कि कितना उत्तर हो जाएगा? 6/25। कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा 6/25, है कि नहीं? मतलब कि उस संख्या में 3/5 से गुना करना था, लेकिन उस लड़के ने गलती से 5/3 से गुना कर दिया। तो इस वजह से उसका उत्तर पहले की तुलना में 32/75 ज्यादा हो जा रहा है। तो मैंने एक ऐसा नंबर मान लिया कि जो 3 और 5 का मल्टीपल हो। तो 3 और 5 का कोई भी मल्टीपल आप मान सकते हो। मैंने लिस्ट वैल्यू 15 मान लिया, ठीक है।
तो अगर नंबर हमारा 15 था तो 15 का अगर 3/5 निकालना था तो उत्तर आना चाहिए था 9, परिणाम सही परिणाम 9 आना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया कि उसी संख्या का 5/3 निकाल दिया, गलती से 5/3 निकाल दिया गया। निकालना था 3/5 लेकिन निकाल दिया 5/3, तो इसकी वजह से उसका उत्तर जो आ जा रहा है वह 25 आना चाहिए था 9, लेकिन आ जा रहा है 25। तो कितना ज़्यादा आ जा रहा है? 16 ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वास्तव में इतना ज़्यादा आ रहा है। तो 16 की वैल्यू इतना है तो 1 की वैल्यू इतना है, तो हमसे पूछा जा रहा है सही परिणाम क्या? तो सही परिणाम तो 9 आना चाहिए था, तो 9 की वैल्यू आ जाएगा कितना? 6/25, और यही सवाल का उत्तर है। आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, बाकी ट्रेडिशनली भी तो मैंने आपको करके बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 4 फ्रैक्शन लिखा गया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा। द लिस्ट एमंग द फ्रैक्शन, यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी ये आपको पता करना है। चारों भिन्न लिखा गया है 15/16, 15/16। दूसरा भिन्न लिखा गया है 19/20, 19/20। तीसरा भिन्न लिखा गया है 24/25, 24/25। चौथा भिन्न लिखा गया है 34/35, 34/35। आपको ये बताना है कि चारों में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा होगा। लिस्ट फ्रैक्शन हमें पता करना है। तो देखिए इस तरह के फ्रैक्शन में ना, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो, जैसे देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो जो फ्रैक्शन सबसे लिस्ट होगा वही फ्रैक्शन हमारा सबसे लिस्ट वैल्यू देता है, और जो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है वही हमारा सबसे बड़ा भिन्न होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो अगर अंश और हर का अंतर 1 है तो जो भिन्न सबसे छोटा होगा, जो भिन्न सबसे दिखने में छोटा होगा वही भिन्न जो होगा वह सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। तो देखिए दिखने में सबसे छोटा भिन्न क्या आ रहा है? 15/16 आ रहा है, तो यही होगा सबसे छोटा भिन्न। 15/16 जो होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। यदि हमसे पूछता बताइए इस भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, तब अपना उत्तर होता 34/35। लेकिन हमसे पूछा था सबसे छोटा भिन्न, तो उत्तर हो जाएगा 15/16। कौन सा ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। 89 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90, सवाल में दिया गया है एक भिन्न का हर 30 है। एक भिन्न का हर यानी ए फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 30 एंड लाइंग बिटवीन 5/8 एंड 7/11 इज, मतलब एक भिन्न का हर जो है वह 30 है। वह भिन्न 5/8 और 7/11 के बीच में है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक रेशनल नंबर बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। क्या है नंबर? क्वेश्चन नंबर 90 है। कहा एक फ्रैक्शन है ऐसे जिसका डिनोमिनेटर जो है वह 30 है, ठीक है, और ये जो फ्रैक्शन है वह कहाँ पे लाई करता है? 5/8 से लेकर 7/11 के बीच में लाई करता है, इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा भिन्न होगा, चारों ऑप्शन में से कौन सा एक भिन्न होगा, ये आपको पता करना है, जिसका मान इन दोनों नंबर्स के बीच आना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर, सारे ऑप्शन को देखिएगा तो सारे ऑप्शन का डिनोमिनेटर 30 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिए, ये लिखा गया है 18/30। क्या इसका मान जो है वह इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है? इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6×3 18, 6×5 30। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जो मान आ रहा है 0.6 दे रहा है। अच्छा, इसका मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 5 को 8 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48 2, यानी कि 6.2, 0.62 आ रहा है, ठीक है। और इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 11 छक 66, 11 छक 66 3, 4 हो जाएगा, 11 तिया 33, ठीक है। यानी कि 0.62 से लेकर 0.63 के बीच का नंबर आपको चाहिए। 0.62 से लेकर 0.63 के बीच का नंबर आपको चाहिए, इन दोनों नंबर्स के बीच का एक नंबर चाहिए। अच्छा, 5 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो कितने डिजिट्स के बाद ये खत्म हो जाएगा? 3 डिजिट के बाद। यहाँ पे कितना आपको मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, 0.625 हो जाएगा ना, 0.625 हो जाएगा, ठीक है। और 7 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो ये आपको देगा 11 छक 66 हो जाएगा, 11 छक 66 दे देगा, यहाँ पर फिर से 4 मिलेगा, ये हो जाएगा कितना? 11 चौक 44, 11 33, 11 तिया 33 हो जाएगा, 7 मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 6। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? 0.625 से लेकर 0.636 तक ये जाएगा। मतलब ये कि आपको जो नंबर चाहिए वो भिन्न चाहिए जिसका मान 0.625 से लेकर 0.636 के बीच में होना चाहिए। इन दोनों के बीच का नंबर आपको चाहिए जिसका डिनोमिनेटर 30 हो। अब देखिए इन दोनों के जो बीच का फ्रैक्शन है वह, इन दोनों के बीच का जो फ्रैक्शन है वह 0.6 है। 0.6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.66 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी बढ़ा सकते हो। तो क्या ये इन दोनों नंबर्स के बीच में है? नहीं है, इन दोनों नंबर्स के बीच में नहीं है। आपको चाहिए वो नंबर्स जो इन दोनों नंबर्स के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर जो है वह 0.6 है, मतलब कि
ये नंबर जो है, अभी आपने जो नंबर निकाला है 3/5, 18/30 को आपने जो सॉल्व किया है तो आपको 0.6 जो एक डेसिमल मिला है, ये डेसिमल इन दोनों नंबर्स के बीच में नहीं लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है 19/30, 19/30। अब इसका मान क्या हो सकता है वो देख लीजिए। 19 को अगर मैं 30 से भाग करता हूँ तो ये हो जाएगा 0.0, यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए। 30 छक होता है 180, फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, 10 मिल जाएगा, ठीक है, 10 मिल जाएगा। तो मतलब 19/30 का भी कोई सीन नहीं दिख रहा है जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक 0 लगाओगे, अच्छा ये 0 अगर आप लगाते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, 0 लगाते हो तो 30 तिया 90 हो जाएगा, 30 तिया 90 आपको मिल जाएगा, 30 तिया 90 मिल जाएगा, 0.63 के इक्वल आ रहा। फिर आपको यहाँ पे 10 मिलेगा, फिर 0 लगाओगे तो फिर 30 तिया 90, यानी कि 0.6333 के आसपास आ रहा है, जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में ही है, जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में ही है। तो यही तो हमारा फ्रैक्शन होना चाहिए, 19/30 इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि एक धनात्मक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 11 है। यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न में 1/24 की वृद्धि हो जाती है। तो भिन्न के अंश तथा हर का अंतर कितना होगा, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। देखिए सवाल में पहला लाइन जो दिया गया है एक धनात्मक भिन्न, इसका मतलब ये हुआ कि उस फ्रैक्शन की जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगी वो दोनों पॉजिटिव होगा। यानी कि धनात्मक भिन्न कहने का मतलब हुआ कि अंश और हर जो होगा वह दोनों पॉजिटिव होगा। कहा एक धनात्मक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल जो है वह 11 है। तो मैं मान लेता हूं कि उस भिन्न का अंश जो होगा वह x होगा, तो उस भिन्न का हर जो हो जाएगा वह 11 - x हो जाएगा, क्योंकि अंश तथा हर का योगफल 11 होना चाहिए। अब कहा जब भिन्न के अंश में भी 2 और हर में भी जब 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्नों में 1/24 की वृद्धि हो जाती है। यानी जो भिन्न था अपना x/11 - x, जब इस भिन्न के अंश में भी 2 और हर में भी जब 2 जोड़ दिया जाता है तो ये वाला जो भिन्न है वह इससे कितना ज़्यादा हो जाता है, 1/24 ज़्यादा हो जाता है। ये सवाल में बोला गया है, मतलब इन दोनों भिन्नों के बीच का जो अंतर हो जाता है वह 1/24 हो जाता है, ये सवाल में बोला गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए भिन्न के अंश तथा हर में अंतर कितना होगा, मतलब कि x की वैल्यू हमें चाहिए। x की वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो फिर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस पता कर सकते हैं। अब देखिए इस सवाल को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए, आप सोचिए जरा ध्यान से। अच्छा इसको एक स्टेप में और आगे लेके जाता हूँ, तो इसको लिखा जा सकता है x+2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 13 अब -x, ठीक है। अब माइनस ये हो जाएगा कितना, x/11 - x। अगर इसे ट्रेडिशनली अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा, है कि नहीं है। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो एक स्क्वायर बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कैसे भी करके x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। आप एज्यूम कर सकते हो कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। आप कहोगे सर कि x की वैल्यू जो होगा ना वह 11 से छोटा ही हो सकता है, x की वैल्यू कभी भी 11 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर x की वैल्यू 11 हुआ तो ये डिनोमिनेटर जो होगा वह 0 हो जाएगा, तो वैल्यू करप्ट हो जाएगा। तो x का मान जो होगा वह 11 से छोटा पॉसिबल है कि नहीं है। अगर x की वैल्यू 11 से बड़ा आप रखते हो तो यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा फ्रैक्शन का वो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन सवाल में कहा है कि फ्रैक्शंस जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, ये सवाल में बोला गया। तो चलिए x की वैल्यू हम क्या क्या सोच सकते हैं वो देखिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आना चाहिए 1/24। सोचिए x की वैल्यू क्या हो सकता है। अब x की वैल्यू जो भी यहाँ पर आप रखोगे, ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो एलसीएम होना चाहिए वह 24 होना चाहिए। सोचिए जरा दिमाग से कि x की वैल्यू आप क्या सोच सकते हो। आप कहोगे सर एक x की वैल्यू हमें दिख रहा है कि अगर 8 और 3 का केस बन जाता है तो एलसीएम 24 हो जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन 8 और 3 का केस कैसे बनेगा ये देखिए, या फिर 8 और 6 का भी केस बन जाए तो भी एलसीएम 24 हो जाएगा। यहाँ पे सोचिए अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट 5 रख दूँ तो क्या 8 और 6 का केस बन रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे 13 में से 5 घटेगा 8 हो जाएगा, 11 में से 5 घटेगा तो 6 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर दोनों तरफ हो जाएगा 8 और 6 दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 5 ही रखनी है। अब यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर को 24 हो जाने से ये वैल्यू मतलब सेटिस्फाइड नहीं होगा, ऊपर में भी न्यूमरेटर को भी चेक करना पड़ेगा कि दोनों फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस 1/24 आना चाहिए। डिनोमिनेटर तो 24 बन रहा है लेकिन न्यूमरेटर का डिफरेंस भी 1 होना चाहिए। तो देखिए न्यूमरेटर का डिफरेंस 1 कैसे होगा वो देखिए। यहाँ पे 5 2 7 है, इसको जब आप सॉल्व करोगे x की वैल्यू आपने 5 रखा है तो ये हो जाएगा 5 + 2 यानी कि 7। नीचे मिल जाएगा आपको 13 - 5 यानी कि 8। अब माइनस ये हो जाएगा, x की वैल्यू आपने 5 रखा है और डिनोमिनेटर हो जाएगा 11 - 5 यानी कि 6 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अंतर सवाल में दिया गया है 1/24। अब आपको ये देखना है कि क्या इन दोनों के बीच का अंतर सच में सही में 1/24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा 7 × 21, ये हो जाएगा कितना 5 × 20। तो दोनों के बीच का अंतर देखिए कितने का है, एक का है, तो ये हो जा रहा है 1/24 हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू आपने
यहाँ पर सोचा था वो 100% इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही हमारा x की वैल्यू हो जाएगा। अब x की वैल्यू जैसे ही आपने 5 पुट करा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर गया है। तो हमसे पूछा जा रहा था कि बताइए उस भिन्न के अंश तथा हर का अंतर कितना होगा। भिन्न जो था अपना, वो हमारा भिन्न जो था वो ये वाला फ्रैक्शन था, यानी कि x अपॉन 11 - x था। जिस फ्रैक्शन के अंश और हर का योगफल 11 है, उस भिन्न का अंश इतना होगा और हर इतना हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा था कि इस भिन्न के अंश तथा हर के बीच का अंतर कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। अब x की वैल्यू आपने सोच रखा है 5, x की वैल्यू आपने निकाल रखा है, तो 5 यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा 5 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 11 - 5 यानी कि 6। यानी कि देखिए अंश तथा हर के बीच का अंतर कितने का आ रहा है, आप कहोगे 1 का आ रहा है, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। बाकी अगर ट्रेडिशनली अगर इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, देन वहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तब जाके आंसर निकल पाएगा। लेकिन हमें सोचना ही था कि राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर था वो 24 था, तो हमें सोचना आसान हो गया कि x की वैल्यू हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। तो आपने सोचा कि x की वैल्यू हम लोग मैक्सिमम जो है ना पर 11 नहीं रख सकते हैं, जो भी वैल्यू हमारा होगा वो x से छोटा ही होगा। x की वैल्यू 11 रखने पर डिनोमिनेटर जो हो रहा है वो 0 हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 को देखिएगा, 92 नंबर क्वेश्चन। सवाल में कहा एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश तथा हर दोनों में से एक एक घटा दिया जाता है। वही भिन्न 1/2 हो जाती है कब, जब उसके अंश तथा हर दोनों में एक एक जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना होगा, उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए कि उस भिन्न का अंश और हर जो होगा वह x और y होगा। उस भिन्न का अंश x होगा तो हर जो होगा वह y होगा। अब सवाल में कहा है कि अगर उस भिन्न के अंश में से भी एक और हर में भी एक घटा दिया जाता है, तो ये भिन्न जो है वह अपने आप का 1/3 गुना हो जाता है, ऐसा सवाल में दिया गया है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश तथा हर में से एक एक घटा दिया जाता है, तो वह भिन्न अपने आप का 1/3 हो जाती है कि नहीं है। अब आगे सवाल में एक और रिलेशन दिया गया है कि वही भिन्न 1/2 हो जाती है कब, जब भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक एक जोड़ दिया जाता है। यही भिन्न x/y जो है वह अपने आप का 1/2 हो जाता है कब, जब उसके अंश में भी एक जोड़ दिया जाता है और हर में भी एक जोड़ दिया जाता है, तो ये भिन्न अपने आप का 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो सवाल में पूछा जा रहा है कि अंश तथा हर का योगफल कितना होगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम चाहिए अपने को। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ बनेगा और एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, तो फिर वहाँ से आप x y की वैल्यू पता कर सकते हो। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा 3x - 3, ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर हो जाएगा y -1, यही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आपको मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 3x - y बराबर 2 हो जाएगा। -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो +3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x + 2 = y + 1 हो जाएगा। इस y को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2x - y, अब +2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, -2 अब +1 यानी -1 हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन आपका यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को रख दीजिए, ये हो जाएगा 2x - y बराबर -1, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करोगे तो ये डाटा तो खत्म हो जाएगा। 3x में से 2x माइनस होगा तो x बचेगा, और +2 में से -2 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, +2 में से -1 को माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 3। अब x की वैल्यू आपको मिल गया है 3, x की वैल्यू अगर आपको 3 मिल गया है तो सोचिए x की वैल्यू जैसे यहाँ पर आप 3 रखोगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 इधर आएगा तो माइनस का 7, माइनस की y की वैल्यू अगर माइनस के 7 के बराबर है, मीन्स की y की वैल्यू जो होगा वह 7 के बराबर होगा। अब y की वैल्यू अगर 7 के बराबर है, x की वैल्यू 3 के बराबर है, तो अंश तथा हर का योगफल कितना होगा। अंश x है, हर y है, तो दोनों का योगफल जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यानी जो अपना फ्रैक्शन था x/y वो आपको क्या देगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो दोनों का सम हो जाएगा कितना, 3 + 7 10, और यही सवाल का उत्तर है। अंश तथा हर का योगफल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 93 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि सम ऑफ 3 फ्रैक्शन इज 2:11/24 ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट फ्रैक्शन बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 7/6 इज ऑब्टेन्ड विच इज 1/3 ग्रेटर देन द मिडिल फ्रैक्शन द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज। मतलब सवाल में कहा है कि 3 भिन्नों का योगफल जो है वह 2.11/24 है। सवाल में कहा है कि जब सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग किया जाता है तो 7/6 प्राप्त होता है, और ये जो 7/6 है वह बीच वाले मध्य वाले भिन्न से 1/3 ज़्यादा है, तो सबसे छोटा भिन्न कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए 3 भिन्न जो होगा वह हमारा XYZ होगा, जिसमें से x जो होगा वह y से बड़ा होगा और y जो होगा वह z से बड़ा होगा। मतलब x सबसे बड़ा है
और z जो है वह सबसे छोटा है और y जो है वह बीच में है। सवाल में बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस z जो है वह 2:11/24 है, यानी 2.11/24 है। तीनों भिन्नों का योगफल जो है वह 2.11/24 है। तीनों भिन्न मैंने मान लिया क्रमशः x y z है, तो तीनों भिन्नों का योगफल इतना सवाल में दिया गया है। आगे सवाल में बोला है कि जब सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग किया जाता है तो आपको मिलता है 7/6। ऐसा सवाल में बोला गया है, यानी x को z से जब भाग किया जाता है, x सबसे बड़ा भिन्न है और z सबसे छोटा भिन्न है, तो जब x को z से भाग किया जाता है तो 7/6 प्राप्त होता है। तो अगर x/z की वैल्यू 7/6 के बराबर है, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो x का मान जो होगा वह 7/6 z के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमने x की एक वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। आगे सवाल में कहा है कि जब सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग किया जाता है तो ये जो 7/6 आपको मिला है, ये जो 7/6 आपको मिला है, यह मध्य भिन्न से 1/3 ज्यादा है। यानी जब सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग किया जाता है तो ये जो 7/6 आपको मिला है, ये बीच वाले मध्य से कितना ज्यादा है? 1/3 ज्यादा है। जब सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग किया जाता है तो ये जो 7/6 आपको प्राप्त हुआ है, ये बीच वाले मध्य से 1/3 ज्यादा है। ऐसा सवाल में बोला गया है। मतलब 7/6 में से y को अगर आप घटाते हो तो आपको परिणाम मिलेगा 1/3। तो यहां से हम y की वैल्यू पता कर सकते हैं। y की वैल्यू हो जाएगा कितना? y का मान हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगा, यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? तो इसको आप इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, तो ये बना के देगा 7/6 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा कितना? एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 6 में से 2 घटेगा, सॉरी 7 में से 2 घटेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा y की वैल्यू 5/6 होगा कि नहीं? y की वैल्यू आपको मिल गया है 5/6, y की वैल्यू आपको मिल गया है 5/6, x की वैल्यू आपको मिल गया है 7/6z। तो यहाँ से आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए z की वैल्यू, सबसे छोटी भिन्न चाहिए। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो z की वैल्यू आसानी से पता किया जा सकता है। तो वैल्यू हम पुट करते हैं। देखिए x की जगह पे क्या आप 7/6 z पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 7/6 z पुट कर दीजिए। y की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 5/6 है और z की वैल्यू ऑलरेडी आपको चाहिए। दोनों तरफ z का फॉर्मेट बन जाएगा तो z की वैल्यू हम आसानी से पता कर सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा 7/6z प्लस, यहाँ पे क्या ये चीजें आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? 7/6z। अच्छा, ये अगर चीजें नहीं दिखाई दे रही है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए इस लाइन को यहाँ पर x की वैल्यू y से भरा है और y की वैल्यू z से भरा है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, हमें पता है x का मान 7/6z है, y की वैल्यू 5/6 है और z का मान आपको चाहिए। तो दोनों तरफ z की का फॉर्मेट बन जाएगा तो z की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको कि 7/6z प्लस y की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 5/6 आपने अभी निकाला है और z की वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए। अब इन्हीं तीनों का सम आपको ऑलरेडी सवाल में दिया गया है 2.11/24। इसको आप होल में लिख दीजिए, 24 दूना 48, 48 11 कितना हो जाएगा? 59/24 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले z वाले टर्म को अगर आप ऐड करते हो तो ये क्या बना के देगा आपको, ये चीज़ बताइए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर जो रिजल्ट लिखा हुआ है 7/6 में से जब हमने y को माइनस किया था तो चूंकि नीचे जगह कम मिल रहा है, यहाँ पे हमारा रिजल्ट था 7/6 में से जब हमने y को घटाया था तो 1/3 मिला था। तो यहाँ से y की वैल्यू आपने निकाला था 7/6 में से 1/3 घटा था तो y की वैल्यू आपको मिला था 5/6, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस लाइन को लिखने जा रहा हूँ। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे, z वाले टर्म को एक साथ अगर आप ऐड करोगे तो ये 6 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 7 6 13z अब बट्टे 6 हो जाएगा। 13z है, ये ध्यान रखना है आपको, ये z है, अब बट्टे हो जाएगा 6। अब प्लस ये 5/6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 5/6 जब माइनस होगा 59/24 में से जब 5/6 को आप माइनस करोगे तो ये आपको एलसीएम बना के दे देगा 24, ठीक है। ये हो जाएगा 59 और 59 में से 6 चौका 24 यानी कि 20 माइनस करोगे तो ये 39 आपको मिल जाएगा 24, ठीक है। यानी कि 13z की वैल्यू 13z/6 की वैल्यू अगर 39/24 के बराबर है तो यहाँ से z की वैल्यू आप आसानी से पता कर सकते हो। 13 तिया 39 होता है, 6 चौका 24 होता है, तो z की वैल्यू आपने निकाल लिया 3/4। और यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, तो सबसे छोटा भिन्न z था और z की वैल्यू अभी आपने निकाल दिया है 3/4 और यही सवाल का होता है। ये इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका है, इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि क्रम कहा जाता है। तो इन चारों फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोहण क्रम में लिखना है। चारों फ्रैक्शन लिखा गया है 4/3 -2/9 फिर लिखा गया है -7/8 और लास्ट में लिखा गया है 5/12, ये लिखा गया है 5/12। इन चारों भिन्न को आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है।
तो बढ़ते क्रम में आपको अगर लिखना है तो सबसे पहले तो सबसे छोटा भिन्न आएगा, और सबसे छोटा भिन्न चूंकि निगेटिव फ्रैक्शन भी है तो इन्हीं दोनों में से कोई आएगा, जो इन दोनों में से सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा। अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ये आपको पता करना है। तो देखिए इन दोनों में से जो सबसे छोटा भिन्न है वह -7/8 है कि नहीं है, आप इसको चेक करके देख लीजिए। आप साइन हटा दीजिए, इसको आप चेक कर लीजिए, लास्ट में साइन दे देंगे। तो 2/9 कहने का मतलब क्या होता है, 2/9 कहने का मतलब होता है 0.2, यही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग निगेटिव का साइन लगा देंगे। 7/8 कहने का मतलब क्या होता है, ये 1 से थोड़ा सा कम है कि नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा 8/64 यानी कि 0.8। अब माइनस का साइन आप लगा दीजिए। आप हमें बताइए कि दोनों में से छोटा कौन है, आप कहोगे दोनों में से छोटा ये है कि नहीं है, तो दोनों में से छोटा अगर ये है तो ये सबसे पहले आ जाएगा, है कि नहीं है। तो सबसे पहले आ जाएगा -7/8। दूसरा सबसे दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तो जो निगेटिव फ्रैक्शन है वो आ जाएगा -का 2/9 आ जाएगा। फिर तीसरे स्थान पे कौन आएगा, तो तीसरे स्थान में इन दोनों में से जो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा वो तीसरे स्थान पे आएगा। अब बताइए इन तीनों में से छोटा कौन है, आप कहोगे सर ये इन दोनों में से ये छोटा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से भी कम है और इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है और इसका न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर से कम है। इसका मतलब इसका मान जो होगा वह इससे ज़्यादा होगा, तो जो कम वाली वैल्यू होगा उसको तीसरे स्थान पे लिखना है। तो ये जो 5/12 है, 5/12 है, ये तीसरे स्थान पर आएगा और लास्ट में आ जाएगा कौन, 4/3। ये हमारा जो है वह असेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मेट लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। सबसे पहले -का 7/8, फिर -का 2/9, फिर 5/12 और फिर लास्ट में 4/3। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है इस फॉर्मेट में, -का 7/8 सबसे पहले, फिर -का 2/9, फिर 5/12 और फिर 4/3। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95 की ओर कहा, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा। देखिए बेसिक सा सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ है करना नहीं है। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव मान कितना होता है। आपको पता होगा कि एक दिन में कुल मिलाकर 24 घंटे होते हैं, तो एक वीक में कितना घंटा हो जाएगा, तो 24 × 7 घंटा, कुल मिलाकर इतना घंटा हो जाएगा, इतना घंटा हो जाएगा। तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 1 घंटे का दशमलव मान कितना होगा। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव मान कितना होगा। एक घंटे का मतलब एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव मान कितना होगा। बस एक सप्ताह में कुल इतना घंटा होता है, तो बस इसको आप चेंज कर दीजिए। 1 घंटा यानी एक सप्ताह में जितना घंटा होता है, एक सप्ताह में कुल जितना घंटा होता है, एक सप्ताह में यहाँ पे 24 ना होगा, एक दिन में कुल मिलाकर 24 घंटे होते हैं, तो 7 दिन में कुल मिलाकर इतना घंटा हो जाएगा। अब एक सप्ताह में जितना घंटा होता है उसका 1 घंटा के साथ अगर आप वैल्यू को कंपैरिजन करोगे तो जो डेसिमल वैल्यू आएगा वो कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। यानी कि एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव मान कितना होगा। एक सप्ताह में कुल मिलाकर इतना घंटा, इसको अगर 1 घंटे से कंपैरिजन करोगे, एक सप्ताह को अगर 1 घंटे से कंपैरिजन करोगे, यानी एक सप्ताह में जितना घंटा है उसको 1 घंटे के साथ अगर कंपेयर करोगे तो उसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो सिंपली इसको क्या करना है, सॉल्व भी करना है, इसमें ज़्यादा कुछ है कि नहीं है। आप सोचिए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। 1/24 × 7 है, इसका मान क्या हो सकता है वो आप हमें बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो लिखा गया है यह है 1/100 से ज़्यादा है, इतना है। 24 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर हमारा जो भी होगा वह डेसिमल के 2 डिजिट तक तो 0 आएगा, इतना बात अपने को पता है। डेसिमल के राइट हैंड साइड में, डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में पहले तो 2 0 आ जाएगा, है कि नहीं है। और उसके बाद हमारा नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा, 1000 को जब आप इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करोगे, 7 चौका 28, 7 दूना 14, 14 और 2 कितना होता है 116। 1000 को जब 168 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा, आप हमें बताइए। 168 को अगर आप कितना से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप 6 से गुना करते हो तो क्या हो जाएगा, 6 से गुना करते हो तो कहाँ तक आप जा पाओगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर लग रहा है। देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके 6 बार में अगर आप लेके जाते हो तो 168 × 6 कितना हो जाएगा, 6 8 48 8, बाकी 4 आपको मिल जाएगा। 6 6 36, 36 4 40 0, बाकी 4 फिर से मिल जाएगा। और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कि नहीं मिलेगा, यानी कि ये 6 बार में नहीं लग रहा है, 5 बार में ही लगाना पड़ेगा, 5 बार में ही लगाना पड़ेगा। तो 5 बार में अगर लगाना है तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में तो सबसे पहले 2 0 और फिर यहाँ पर एक 5 आ जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इस रूप में लिखा हुआ है, आप पाओगे एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि 1 घंटा का मान जो है वह एक सप्ताह में जितने घंटा होता है उसका दशमलव मान जो होता है वह कुल मिलाकर इतना होगा। यानी कि एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान जो होता है वह 0.0059 के बराबर होता है। बेसिकली बस इस सवाल में आपसे ना कैलकुलेशन पूछा जा रहा था कि आप इस तरह के सवाल को कितना तेज कर सकते हो। तो अगर एक बात आपको अच्छे से पता है
कि हमारा जो डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में जो जीरो आएगा वह 2 जीरो आएगा। तो फिर आप चीज़ों को आसानी से सिंपली सॉल्व कर सकते हो 10 से 20 सेकंड के अंदर, है कि नहीं। उससे ज़्यादा का ये सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए, कहा है कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स, वन ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर देन द अदर ऑफ 2, द ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर बाय 4 if the denominator 7 plus c and c greater than minus 7 is a constant, the minimum value of the fraction is। देखिए एक ये सवाल जो है वो काफ़ी अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। सवाल में कहा है कि किसी भिन्न का अंश जो है ना, एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वह 2 का मल्टीपल है, एक भिन्न का अंश जो है वह 2 अंकों का गुणज है, ठीक है, जिसमें से एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है यदि हर का मान 7 प्लस सी है, जहां सी का मान -7 से बड़ा नहीं हो सकता है और ये कांस्टेंट है। सवाल में बोला है कि सी का मान जो है वह मतलब डिनोमिनेटर जो है वह कांस्टेंट है, तो भिन्न का न्यूनतम मान कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो फ्रैक्शन में बोला गया है कि न्यूमरेटर जो है, अंश जो है वह 2 का मल्टीपल है, ये कहने का मतलब यह है कि 2 ब्रैकेट में है, यानी अंश को जो लिखा गया है वह 2 ब्रैकेट में लिखा गया है। इस प्रकार से अंश को जो लिखा गया है वह 2 ब्रैकेट में लिखा गया है और डिनोमिनेटर आपका फिक्स है 7 प्लस सी, ये नियत है। ऐसा सवाल में बोला गया है कि डिनोमिनेटर जो है वह कॉन्स्टेंट है, जहां पर सी का मान -7 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये सवाल में बोला गया। आप सोचिए सी का मान -7 हो सकता है, आप कहोगे नहीं हो सकता, इससे आपको लिस्ट ही रखना पड़ेगा, है कि नहीं, छोटा ही रखना पड़ेगा। और अगर इससे बड़ा आप रखते हो तो ये तो 0 दे देगा। अगर सी की वैल्यू आप -7 रखते हो तो डिनोमिनेटर ही करप्ट हो जाएगा, तो सी की वैल्यू -7 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, न्यूमरेटर यानी जो न्यूमरेटर में जो लिखा गया है, ये जो न्यूमरेटर है वह 2 अंकों की संख्या है, यानी कि 2 ब्रैकेट में न्यूमरेटर को लिखा गया है और दोनों न्यूमरेटर यानी जो न्यूमरेटर है दोनों ब्रैकेट के बीच का जो डिफरेंस है वह 2 का है, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो जो रिजल्ट आपको चाहिए वो बेसिकली हमें सी की वैल्यू चाहिए। हमसे पूछा जा रहा है इस फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू कितना होगा। हमें पता है इन दोनों ब्रैकेट के बीच का डिफरेंस जो है वह 2 है, ठीक है। और अगर इस फ्रैक्शन की लिस्ट वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, अगर इस फ्रैक्शन की लिस्ट वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो किसी भी भिन्न का न्यूनतम मान आप तभी निकाल पाते हो जब उस भिन्न का अंश को आप कम से कम रख दो। जितना कम से कम उस भिन्न का अंश रखोगे और हर को जितना ज्यादा से ज्यादा रखोगे, उस भिन्न का मान उतना ही न्यूनतम से न्यूनतम निकल के आएगा। तो मैं इस भिन्न का जो अंश है उसको कम से कम रखना चाहता हूं। तो एक चीज बताइए, न्यूमरेटर जो होगा वह भी सी के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो अगर ये न्यूमरेटर यानी फर्स्ट ब्रैकेट हमारा c+3 है तो ये जो ब्रैकेट होगा वह c+1 होगा। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच का जो डिफरेंस है वह 2 का है। ऐसा सवाल में बोला गया है कि दोनों ब्रैकेट्स के बीच का अंतर जो है, एक संख्या दूसरे से 2 अंक बड़ी है, ऐसा सवाल में बोला गया है, ठीक है। अच्छा, ऐसा तो आपके दिमाग में नहीं चल रहा है कि न्यूमरेटर को आपने सी के फॉर्मेट में क्यों लिखा है। जब तक कि आप न्यूमरेटर को सी के फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तब तक आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर भी नहीं कर सकते हो, पता भी नहीं कर सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने वाला है कि नहीं, क्योंकि सी नीचे में डिनोमिनेटर जो है वह सी के फॉर्मेट में है। अब आप हमें यह बताइए, हमें पता है, हमें चाहिए इस भिन्न का ये जो फ्रैक्शन है उसकी लिस्ट वैल्यू चाहिए, मिनिमम मान चाहिए। तो न्यूनतम मान निकालने के लिए अंश को आपको कम से कम करना है। तो अगर अंश को कम से कम करना है मतलब सी की वैल्यू आपको कम से कम रखना है कि नहीं है। सी की वैल्यू जितना आप कम से कम रखोगे उतना न्यूमरेटर जो होगा वह कम से कम होते चला जाएगा, है कि नहीं है। तो सी की वैल्यू हम कम से कम क्या रख सकते हैं। आप कहोगे सर कम से कम तो कुछ भी नेगेटिव नंबर रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस फ्रैक्शन का आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि नहीं है। तो अगर मान लीजिए अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि पहली बात कि सी की वैल्यू आप 0 रख दो, नहीं, निगेटिव अगर मिनिमम रखना है तो 0 क्यों रखोगे, सी की वैल्यू आप 0 क्यों रखोगे, क्योंकि मिनिमम हमें मान चाहिए। तो अगर मिनिमम मान अगर चाहिए तो अगर सी की वैल्यू में -1 रख देता हूं तो कोई दिक्कत है, आप कहोगे महा दिक्कत है। सी की वैल्यू अगर आपने -1 रखा तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर आपको मिल जाएगा 0 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर होगा तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगा। यानी कि सी की वैल्यू जैसे ही आपने -1 रखा तो इस फ्रैक्शन की लिस्ट वैल्यू आपको मिल गया है 0। अब बताइए किसी भी भिन्न का मान न्यूनतम में 0 से भी छोटा हो सकता है कि नहीं है। तो 0 से छोटा और पॉसिबल है, तो आप कहोगे सर पॉसिबल है। अगर आप सी की वैल्यू -2 रखते हो तो वैल्यू जो आएगा इस फ्रैक्शन का मान जो होगा वह 0 से भी छोटा आ जाएगा। कैसे, वो देखिए, अगर सी की वैल्यू आप यहाँ -2 रखते हो तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, इस ब्रैकेट का मान आपको मिल जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट जो होगा वह आपको दे देगा कितना, +1 दे देगा। अगर सी की वैल्यू आपने -2 रखा तो -2 अब +3 हो जाएगा, यानी कि +1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट अगर सी की वैल्यू आपने -2 रखा तो -2 अब +1 यानी कि हो जाएगा -1, यानी कि न्यूमरेटर जो है वह निगेटिव में आ रहा है, न्यूमरेटर जो है वह निगेटिव आ रहा है। अब सी की वैल्यू आपने -2 रखा है तो +5 अब -2 ये हो जाएगा कितना, +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो ये मान जो होगा वह हमारा उत्तर हो जाएगा। ये जो है वह एक लिस्ट वैल्यू है। तब इस फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको उससे पूछा जा रहा था, तो इस फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वह c बराबर -2 पे ही निकल के आएगा।
कितना हो गया निकलेगा, हमसे पूछा था इस भिन्न का न्यूनतम मान कितना होगा, तो इस भिन्न का न्यूनतम मान जो होगा वह माइनस का 1/5 होगा और ये सवाल का उत्तर होगा। यदि हमसे पूछता कि इस भिन्न का न्यूनतम मान होने के लिए सी का मान कितना होगा, तो -2 होता है कि नहीं। लेकिन अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हो सकता है कि सी की वैल्यू और भी छोटी से छोटी संख्या हो सकता है। अगर सी की वैल्यू आप -3 रख देते हो, अगर आप सी की वैल्यू -3 रख देते हो तो फिर से वही बात कि ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो इस फ्रैक्शन की लिस्ट वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो हमें पता है ऑलरेडी कि फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से भी छोटी होनी चाहिए। तो अगर आपने सी की वैल्यू -3 रखा तो फ्रैक्शन का मान 0 आ जा रहा है, लेकिन 0 से भी छोटी फ्रैक्शन वैल्यू कहां पे मिल रहा है, सी की वैल्यू -2 पे मिल रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सी की वैल्यू अगर आप -4 रख देते हो तो क्या मिलेगा। देखिए सी की वैल्यू जैसे ही अब जैसे जैसे आप ज़्यादा छोटा करते जाओगे वैसे वैसे इसका मान जो होगा वह बढ़ता चला जाएगा। कैसे, वो देखिए सी की वैल्यू आपने -4 रखा तो ये ब्रैकेट निगेटिव आपको मिल जाएगा, फिर ये ब्रैकेट भी निगेटिव मिल जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी नीचे भी पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। मतलब कि आपको न्यूनतम मान तो नहीं मिल रहा है, कुछ और ही वैल्यू मिल रहा है, अधिकतम भी नहीं मिल रहा है और न्यूनतम भी नहीं, कुछ और ही मिल रहा है, लेकिन मिनिमम मान आपसे पूछा जा रहा था। तो इस भिन्न का मिनिमम मान जो है लिस्ट वैल्यू है वो तभी निकलेगा जब सी की वैल्यू आप -2 रखोगे, है कि नहीं है। सी की -2 के अलावा अगर कुछ भी वैल्यू आप रखते हो तो इस आगे लिखा गया है 4:1/4, फिर आगे लिखा गया है 5:1/5, ये चारों फ्रैक्शन है, ठीक है। अब कहा इन चारों फ्रैक्शन में ऐसी कौन सी भिन्न संख्या जोड़ा जाए ताकि इन सभी भिन्न का योगफल एक पूर्णांक संख्या बन जाए। तो हमें इन सारे भिन्न को एक पूर्णांक संख्या के रूप में लिखना है। तो आप क्या करो कि सबसे पहले यहाँ पर जितने भी इंटीजर्स नंबर है उन सबको हटा दो, नहीं भी हटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और हटा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं हटा देता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े, ठीक है। तो चलिए सारे इंटीजर्स नंबर जो है यहाँ पर जो 2, 3, 4, 5 है इन सबको हमने हटा दिया। तो जो बचा हुआ फ्रैक्शन है जैसे कि 1/2, फिर है 1/3, फिर है 1/4 और फिर है 1/5, इन सबको अपने मन से जोड़ दीजिए और आप जोड़ के ये देखना चाहिए, देखिए कि इन सब का इंपैक्ट कितना आ रहा है, इन सब का जोड़ कितना आ रहा है। तो जोड़ोगे तो सबका एलसीएम 2, 3, 4, 5 का एलसीएम होता है 60। तो यहाँ से इसको डिवाइड कीजिए तो ये 30 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। तो इन सब का जोड़ न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 30, 20, 50, 50 और 27 कितना हो जाएगा 50 और 27 यानी कि 77/60 मिल रहा है। अब बताइए इन सब फ्रैक्शन को आपने ऐड किया है तो जो यहाँ पर आपको सम मिला है वह एक इंटीजर नंबर नहीं है, एक से ज्यादा है लेकिन यह इंटीजर नंबर नहीं है। तो मुझे इसको इंटीजर नंबर बनाना है तो सोचिए इसमें मैं कौन सी भिन्न जोड़ूं। चारों ऑप्शन में जो भिन्न दिया गया है, चारों ऑप्शन में से जो भी भिन्न है उसमें से कौन सी भिन्न मैं इसमें जोड़ूं ताकि मुझे इन दोनों भिन्न का जोड़ जो है वह एक पूर्णांक संख्या के रूप में मिल जाए। अब देखिए जोड़ आपको दोनों भिन्न का जोड़ आपको पूर्णांक बनाना है, मतलब कि न्यूमरेटर का जो यूनिट डिजिट है उसको आप 0 करना चाहते हो। तो न्यूमरेटर के यूनिट डिजिट को अगर आप 0 करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, ऑप्शन नंबर ए भी है और ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो 13/60 है, 13 अगर 60 रखते हो तो ये 90/60 बन जाएगा और 90/60 जो है वह एक इंटीजर नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में जो रिजल्ट आपको दिया गया है वह है 43/60। अब देखिए दोनों को ऐड करके देखिए, डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होगा, 60 हो जाएगा और न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, 77 प्लस 43 हो जाएगा 120। तो देखिए 160 गुना कितना होता है 120 और ये 2 जो है वह हमारा इंटीजर नंबर है। तो इस भिन्न में आपने कौन से भिन्न को जोड़ा है, तो 43/60 को जोड़ने पर हमें एक भिन्न संख्या मतलब एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। और यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा था कि इन सारे भिन्न के योगफल में ऐसी कौन सी भिन्न संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्णांक संख्या मिल जाए। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 43/60। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि P का मान जो है ना वह 96/95 इंटू 97 के इक्वल है, 97 के इक्वल है, राइट। Q की का मान जो है, Q की जो वैल्यू है वह 97/96 इंटू 98 के इक्वल है, 96 इंटू 98 के इक्वल है। R की वैल्यू सवाल में दिया गया है 1/97 के इक्वल है, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए तीनों में कौन बड़ा कौन छोटा है, ये आपको पता करना है। जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में से यही पता करना है आपको कि पी क्यू आर में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया है इसमें आप पी क्यू आर की वैल्यू अगर आप चेक करना शुरू करोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि चूंकि यहाँ पे देखिएगा 95 से लेकर 98 तक के नंबर को यूज किया गया है, यानी सारे सीक्वेंस के नंबर लिखे गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सवाल को आसान करने के लिए मैं सभी संख्या जो लिखी गई है सीरीज में उसको मैं कुछ ना कुछ मान लेता हूं। जैसे यहाँ पे 95 लिखा है तो 95 को मैं 1 मान लेता हूं, ठीक है, और 96 को मैं 2 मान लेता हूं क्योंकि ये सीरीज का नंबर है, ध्यान दीजिए। फिर 97 को मैं 3 मान लेता हूं। जैसे जैसे जिस प्लेस पे नंबर है उसके अकॉर्डिंग मैं मान रहा हूं।
98 को मैं 4 मान लेता हूं। देखिए मानने से आंसर पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो आंसर वही यहां पर आएगा, जो वैल्यू पी की यहां पर है, जो वैल्यू क्यू की यहां पर है और जो वैल्यू आर की यहां पे है, वही वैल्यू यहां पर भी पी क्यू आर की आने वाली है। बस सवाल को आसान कैसे किया जा सकता है वो तरीका मैंने यहां पे आपको बताया है कि 95 को 1 मान लीजिए, 6 को, 96 को 2, 97 को 3, 98 को 4 मान लीजिए। यानी जैसे जैसे ऑर्डर नंबर्स का बढ़ रहा है वैसे वैसे हमने नंबर्स को मान लिया है। तो अब देखिए पी का मान जो था अपने सवाल में वो था 96/95 × 97। अब चूंकि 96 को आपने 2 मान लिया है तो अब पी की जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 2 अपॉन, चूंकि 96 को आपने 2 माना है, 2 अपॉन 95। 95 को आपने 1 मान लिया है इंटू 97, 97 को आपने 3 मान लिया है। तो पी का मान जो होगा वह इतना हो जाएगा। और क्यू की वैल्यू जो होगा वह 97/96 × 98 है। अब चूंकि 97 को आपने 3 मान लिया है तो ये हो जाएगा 3। अब बट्टे 96 को आपने 2 मान लिया है और 98 को आपने 4 मान लिया है, तो क्यू का मान इतना हो जाएगा। आर का मान सवाल में आपने देखा है, सवाल में दिया गया है 1/97 है। तो चूंकि 97 को आपने 3 मान लिया है तो आर की वैल्यू 1/3 हो जाएगा। अब देखिए सवाल कितना आसान हो गया। यहां से आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, पी क्यू आर की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हो कि पी क्यू आर में से कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए पी का मान जो है वह 2/3 है, पी की वैल्यू है 2/3। क्यू का मान जो है वह 3/8 है, आर की वैल्यू जो है वह 1/3 है। तो 2/3 कहने का मतलब होता है 0.66। क्यू की वैल्यू 3/8 है, 3/8 कहने का मतलब होता है 0.37, राइट। और क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू जो है वह 1/3 है, 1/3 कहने का मतलब होता है 0.33। मतलब पी का मान आपको मिल गया है, पी का मान आपको मिला है 0.66, क्यू का मान आपको मिला है 0.37 और आर का मान आपको मिला है 0.33। अब देखिए आप आसानी से ये चीज पता कर सकते हो कि तीनों में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। देखिए सबसे बड़ी संख्या पी है, पी का मान 0.66 है, क्यू का मान जो है वह 0.37 है और आर का मान जो है वह 0.33 है। तो पी का मान सबसे बड़ा है और आर का मान सबसे छोटा है और क्यू का मान जो है वह बीच में है। तो आप देखिए कि किस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में पी का मान सबसे बड़ा है। जिस ऑप्शन में पी का मान सबसे बड़ा होगा वही हमारा इकलौता ऑप्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा 98 के ऑप्शन नंबर से बी को देखिएगा, यहां पे लिखा गया है आर लेस देन क्यू, आर लेस देन क्यू एंड क्यू लेस देन पी, क्यू लेस देन पी। दैट मीन्स ये हुआ कि पी का मान क्यू से बड़ा है और क्यू का मान आर से बड़ा है। पी का मान अगर क्यू से बड़ा है और क्यू का मान आर से बड़ा है, इसका मतलब पी का मान जो होगा वह आर से भी बड़ा होगा, क्योंकि पी जो है वह क्यू से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ अर्थात कि पी की वैल्यू जो है वह सबसे बड़ी है। अगर पी की वैल्यू सबसे बड़ी है तो यही इकलौता हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी के कोई भी ऑप्शन ऐसे नहीं है जहां पर पी की वैल्यू सबसे बड़ी हो रही है कि नहीं है। इकलौता ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है जहां पर पी की वैल्यू सबसे बड़ी हो रही है। और सवाल में कहा है यहाँ पर कि क्यू का मान आर से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्यू का मान जो है वह आर से बड़ा हो ही रहा है। सच में क्यू की वैल्यू 0.37 है, आर की वैल्यू 0.33 है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब पी की वैल्यू जो होगा वह सबसे बड़ा होगा, क्यू का मान जो होगा वह आर से बड़ा होगा और आर का मान जो होगा वह सबसे छोटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 99 को देखिएगा। सेम पैटर्न का सवाल है और इस तरह के सवाल ना सीजीएल मेंस 2017 में बार बार पूछे गए थे। सवाल में दिया गया है, फिर से उसी तरह के सवाल है। 3 स्टेटमेंट लिखा गया है। पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि 11:1/2 प्लस 17:3/4, राइट। अब प्लस माइनस 5:1/5, 1/5 एंड माइनस 2:1/10। इन सब का मान जो है ना वह सवाल में दिया गया 439/20 के बराबर है। इन सब का मान जो है वह 439/20 के बराबर है। आपको ये चेक करना है कि इन सब का मान जो होगा वो सच में इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट सवाल में दिया गया है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सवाल में दिया गया है कि 9/1078 इज ग्रेटर देन 11/11/1127 के बड़ा। मतलब इसका मान इससे बड़ा है और इसका मान जो है वह 12/12/1219 के बराबर, 12/1219 से बड़ा है। मतलब इसका मान, इस भिन्न का मान इससे बड़ा है और इस भिन्न का मान इससे बड़ा है। अब सच में आपको चेक करना है कि क्या ये जो सच में पैटर्न है ये सच में इस भिन्न का मान इससे बड़ा हो रहा है, क्या इस भिन्न का मान इससे बड़ा हो रहा है, कि ये आपको चेक करना है। ठीक है, सवाल में ये दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट लिखा गया है, फिर से सेम पैटर्न के हैं, सेम ऑर्डर का सवाल है। यहाँ पे तीसरा जो स्टेटमेंट है वह है 149 यानी कि 149/151, राइट, ग्रेटर देन 153/155, राइट, ग्रेटर देन 157 डिवाइडेड बाय 159। फिर से यहाँ पे आपको जो तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि इस भिन्न का मान इससे बड़ा है, इस भिन्न का मान इससे बड़ा है। ये आपको चेक करना है कि क्या सच में इस भिन्न का मान इससे बड़ा हो रहा है, क्या इस भिन्न का मान सच में इस भिन्न का मान इससे बड़ा हो रहा है, ये आपको चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले पहला भी
स्टेटमेंट को देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिएगा, क्या ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट को हमने देख लिया, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है ना, इसका मान इससे बड़ा होगा ना कि छोटा होगा, मतलब इसका मान जो होगा वह इससे छोटा होगा, ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, है ना। कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं सारे न्यूमरेटर को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 11 है, ये 17 है, तो ये आपको मिला के देगा कितना 28, राइट। फिर आपको मिल जाएगा कितना, अच्छा ये 5 है और ये 2 है, सारे इंटीजर पार्ट्स को आप हटा दीजिए, तो 28 में से अगर आप 7 को माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 21, इंटीजर में 21। अब जितने भी फ्रैक्शन है उन सबको आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/4 माइनस का 1/5 और माइनस का 1/10, ठीक है। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या मिलेगा बताइए। एलसीएम आपको 20 मिल जाएगा, एलसीएम जो होगा वह 20 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा कितना 5 तिया 15, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाए, माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। ये भी माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 25 में से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा 19/20। अब 19/20 में अगर आप 21 जोड़ते हो तो देखिए ये नंबर जो है वह 22 से थोड़ा सा कम है। अगर काश यहाँ पर 40 होता है ना 440 तो ये 22 हो जाता, लेकिन यहाँ पर भी ये जो है वह 1 से थोड़ा सा कम है। अगर एक यहाँ पर अगर और हो जाता न्यूमरेटर में तो ये इधर 21 और उधर 22 हो जाता, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या इसके बराबर आ रहा है, तो आप चेक कर लीजिए। जब 21 में आप 19/20 को जोड़ोगे ना तो 20 गुने 21 हो जाएगा कितना 420 हो जाएगा ना। 420 में 19 जोड़ोगे तो 439, 439/420, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह 100% सेटिस्फाइड है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल सत्य है, पहला स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल सत्य है, ऐसा सवाल में दिया गया जो है उसके अनुसार पहला स्टेटमेंट जो है वह 100% सही है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव कर दिया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वह हमारा प्रूव है, सही है, ठीक है। तो क्या आंसर पॉसिबल है ये आप हमें बताइए, क्या आंसर पॉसिबल है। जो चारों ऑप्शंस दिए गए ना उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर हो सकता है, क्योंकि बाकी के ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है कि ओनली 1 एंड 2, 1 स्टेटमेंट एंड 2 या फिर 2 और 3 और 4, ऐसा नहीं दिया है। सारे ऑप्शन में अलग अलग दिया है, यानी कि ऑप्शन ए में ओनली ए, ऑप्शन बी में ओनली 2, ऑप्शन सी में ओनली 3, ऑप्शन डी जो है वह नन ऑफ दीज है, मतलब कि कोई नहीं, नन इज ट्रू, कोई सही नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर यह प्रूव कर दिया है, सत्यापित कर दिया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वह 100% सही है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को आप बेझिझक टिक लगा सकते हो। बाकी अगर आप चेक करना चाहते हो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को तो भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमें अगर चेक करना है सेकंड स्टेटमेंट को, अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट को मिटा देता हूँ तो कोई बात नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट को आप खुद से चेक कर लीजिएगा। बस मैं सेकंड स्टेटमेंट को चेक कर देता हूं कि ये सच सही है या गलत है। गलत लिखा हुआ है, कैसे गलत है वो देखिए हमें ये पता करना है कि इन दोनों भिन्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है या छोटा है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जिसका मान बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न, जिसका मान छोटा, जिसका गुणनफल बड़ा वो बड़ा भिन्न, जिसका गुणनफल छोटा वो छोटा भिन्न होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 × 11 127, ठीक। ग्रेटर देन इन दोनों का गुणनफल जो होगा वह 10 178 गुना 11। तो इन दोनों का गुणनफल जो है वह सवाल में इन दोनों का गुणनफल जो है वह बड़ा दे रखा है और इन दोनों का गुणनफल जो है वह छोटा दे रखा है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये सच में सही है, क्या इन दोनों का जो गुणनफल है और इन दोनों का जो गुणनफल है, क्या इसका जो गुणनफल है वह इससे छोटा है। अगर इसका गुणनफल इससे छोटा हो गया, इसका गुणनफल इससे छोटा हो गया तो यहाँ पर सही होगा, लेकिन अगर ये गुणनफल इससे बड़ा हो गया तो ये स्टेटमेंट जो होगा वह गलत हो जाएगा। कैसे हो गया, मल्टीप्लाई कर ही लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे आप देखिए, आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, यहाँ पर लॉजिकली हमें सोचना है। 9 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 9 99 होता है, मतलब 10,000 के आप आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब 10,000 तक भी आप नहीं जा पाओगे, 9900 समथिंग हो जाएगा। लेकिन जब 10,178 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11,000 को क्रॉस कर रहा है। तो देखिए इसका प्रोडक्ट जो है वह इससे ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मान जो होगा वह इससे बड़ा होना चाहिए, यानी एक्चुअली में ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे था। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो उसी तरीके से इन दोनों भिन्न को भी आप चेक कर सकते हो कि इन दोनों में से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गया। उसी तरीके से थर्ड स्टेटमेंट को भी आप चेक कर लीजिए तो आप पाओगे थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सवाल में कुछ नहीं है, ऑप्शन इतना आसान दिया गया है कि आप ऑप्शन नंबर ए को मार के आसानी से निकल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा, टाइप 5 का आखिरी सवाल है, और ये जो सवाल है वो 93 पर बेस्ड सवाल है। सवाल में कहा है कि 3 भिन्न का योगफल दिया गया, यानी ए बी सी ऐसे 3 भिन्न हैं जिसमें ए का मान बी से बड़ा है, यानी सॉरी ये मतलब कि सी की वैल्यू जो है वह बी से बड़ी है और बी की वैल्यू जो है वह ए से बड़ी है। सी का मान जो है वह बी से बड़ा है और बी का मान ए से बड़ा है, मतलब कि सी का मान जो होगा वह सबसे बड़ा होगा। सवाल में दिया गया है कि ए लेस देन बी लेस देन सी, ठीक है, मतलब सी का मान जो है वह बी से बड़ा है
और b का मान a से बड़ा है, मतलब c जो होगा वह सबसे बड़ा होगा और a जो होगा वह सबसे छोटा होगा। तो इन तीनों भिन्नों का योगफल सवाल में दिया गया है, a प्लस b प्लस c का मान दिया गया है कितना है 1:11/12, 1:11/12 ये सवाल में दिया गया है। साथ ही साथ ये बोला गया है कि यदि c को a से भाग किया जाता है, मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से जब भाग किया जाता है तो आपको परिणाम मिलता है 5/2, तब आपको परिणाम मिलता है 5/2। मतलब जब c को a से भाग किया जाता है तो ये आपको मिला है 5/2। अब सवाल में कहा है कि यदि c को a से भाग किया जाता है तो परिणाम 5/2 निकलता है, जो b से 7/4 अधिक है। मतलब ये जो 5/2 आपने निकाला है, ये जो 5/2 का मान है वह b से कितना ज्यादा है, वो b से 7/4 ज्यादा है। ये जो c/a की वैल्यू 5/2 निकाला है आपने, इसका मान जो है वह b से कितना ज्यादा है, b से 7/4 ज्यादा है, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो यहां से आप b की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हो। b का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको आप इधर लेकर आइए, इसको इधर लेके जाइए, तो यहां से b की वैल्यू आप आसानी से सोच सकते हो। ये हो जाएगा कितना 5/2 माइनस 7/4, यही हो जाएगा ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम तो 4 हो जाएगा, 10 में से 7 घटेगा यानी कि 3/4 हो जाएगा। यानी b की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। b की वैल्यू जो होगा वह 3/4 हो जाएगा। अच्छा, c/a का मान अगर 5/2 के बराबर है तो यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि c का मान जो होगा वह 5/2 a के बराबर हो सकता है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर c/a की वैल्यू 5/2 के इक्वल है, इसका मतलब c की वैल्यू जो होगा वह 5/a के इक्वल हो सकता है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब c की वैल्यू आपके पास पता है, b की वैल्यू आपके पास है, तो क्या हम a की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपको सर बिल्कुल कर सकते हैं। और यही तो आपसे पूछा था कि बताइए सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। अब सबसे छोटा भिन्न a है और a की वैल्यू आपको चाहिए। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर a के जगह पर आप a को रहने दीजिए, b की जगह पर आप 3/4 पुट कर दीजिए, c की जगह पर आप 5/2a पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a प्लस b की जगह पर 3/4 प्लस c की जगह पर 5/2a। अब बराबर ये हो जाएगा कितना 12/11 कितना होता है 23/12 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले a वाले टर्म को आप ऐड कीजिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2a प्लस 5a, यानी कि आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7a अपॉन कितना हो जाएगा अपॉन 2। अब बराबर इस 3/4 को इधर आप माइनस कर दीजिए। तो यहां से देखिए 23/12 में से अगर 3/4 माइनस होता है तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 23 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 9 माइनस करना पड़ेगा। तो 23 में से 9 को अगर आप माइनस करते हो तो कितना मिल जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14/12, 14/12 मिल जाएगा ना, 14/12 मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंतर कितना हो जाएगा 14/12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब इसको इसके साथ हम माइनस करते हैं तो 7a/2 की वैल्यू जो होगा वह 14/12 के इक्वल हो जाएगा। इसको 6 टाइम से कैंसिल कर दीजिए, इसको 2 टाइम से में कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से तो a की वैल्यू 1/3 आ रहा है। क्या ये सही है, a का मान 1/3, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, हमसे क्या पूछा था कि c-a का मान कितना होगा। हमसे ये नहीं पूछा था कि छोटा भिन्न क्या होगा, छोटे भिन्न का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा था c-a की वैल्यू कितनी होगी। आपने ये पता कर लिया कि a का मान कितना होने वाला है, a की वैल्यू आपने निकाल लिया है, a का मान जो होगा वह 1/3 होगा, b की वैल्यू आपने निकाल दिया है 3/4 होगा। अब आपको चाहिए c की वैल्यू। c की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता है 5/2a है। अब a की वैल्यू आपको पता है 1/3 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1/3 रखोगे तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगा 5/6। c की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 5/6 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप c-a की वैल्यू निकाल दीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए c-a का मान कितना होगा। c की वैल्यू अभी आपने निकाला है 5/6 में से a की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, यानी 1/3 को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे होगा 5 में से 2 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 3/6। 3/6 कहने का मतलब 1/2, यानी c-a का मान आ रहा है 1/2, ऑप्शन नंबर सी। और मुझे लगता है यही इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, है कि नहीं। बाकी चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोगों ने टाइप 4 और टाइप 5 को समाप्त किया है। और मैंने आपको पहले ही कह रखा था कि टाइप 4 और टाइप 5 में आपको अच्छे लेवल के सवाल देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे जैसे अब हम लोग नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बेहतर से बेहतरीन लेवल के सवाल देखने को मिलेगा। तो फिर अगले सेशन में हम लोग टाइप 6 और 7 को समाप्त करने वाले हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल दिए गए हैं। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पर, फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।